तो दोस्त हमने लास्ट क्लास में SCC, BCC और FCC बताया था तुम लोगों को। तो सबसे पहले देखो, जैसे SCC अभी ऊपर दिखाया था और अभी दिखा रहे हैं BCC। तो BCC में सबसे ऊपर एकदम टॉप साइड ध्यान से देखना, वो जो लाइट ग्रीन कलर की बॉल्स बनी हुई है वो सारे कॉर्नर्स हैं और उनके बीच में एक बड़ा सा ब्लू कलर का बॉल बनाया है, वो बॉडी सेंटर पे है। तो इसी को BCC बोलते हैं। और नीचे देखोगे तो एक क्यूब बनाया है, क्यूब के सारे कॉर्नर पे 8 बॉल्स लगा दी गई है और उसके बॉडी सेंटर पे एक और बॉल लगा दी गई है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में एक्चुअली में आपको हमने डिस्टेंस वाला कल पढ़ा दिया था कि बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जो सारी बॉल होती है, बॉडी डायगोनल की लेंथ पे देखोगे तो √3a लेंथ पे 4r आएगा। √3a इज इक्वल टू 4r करके आप लोगों ने कल कैलकुलेट किया था BCC वाले स्ट्रक्चर में। और ऐसे ही आपको हमने नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बताए थे। मतलब आप लोगों को हमने क्यूब बना के दिखाया था। पैकिंग फ्रैक्शन आपने कल कैलकुलेट किया था, 0.68 आया है। देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉर्नर, तो ये 1/8 होता है। और सेंट्रल स्फीयर अकेले पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो होगा स्फीयर का वो 2 ही हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन हमने आपको बताया था कल वाली क्लास में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल चुके होंगे। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने आपको बता दिया था, आज तो जैसे ऐसे ही बता रहे हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है? जैसे FCC वाला अरेंजमेंट जो होता है उसमें क्या करते हैं कि भैया एटम्स जो होते हैं वो सारे कॉर्नर पे होते हैं और सारे के सारे फेस सेंटर पे होते हैं। तो इस डायग्राम में अगर आप फेस सेंटर क्यूबिक सेल में देखोगे तो राइट साइड जो लिखा हुआ है वो तो आपको दिख रहा है, सब सब के सारे कॉर्नर पे एटम फिक्स किए गए हैं। लेफ्ट साइड जितनी भी ऑरेंज कलर की बॉल है उनमें फेस सेंटर और कॉर्नर दिख रहा है आपको। विजुलाइज कर लोगे, हमने आपको ये पढ़ाया है कल वाली क्लास में। तो अभी और भी डिटेल बाकी है, वो सब पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, एडिटेबल थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है ये उसकी पावर पॉइंट क्या वो है PPT, और ये आईपैड में एडिट नहीं हो पा रहा है। तो फिर भी आप लोग को आइडिया समझ में आ रहा है दोस्त इसका? अरे बताओ भैया, यस सर। ये पैकिंग फ्रैक्शन वाला, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर वाला हमने कल आपको बताया था, 4 4 4 करके 12 बताया था हमने। FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। हमने क्या किया, एक एटम देखो बीच में ले रखा है और 3 प्लेन बनाए हुए हैं, 3 प्लेन। एक ब्लू पेन से प्लेन बनाया है, एक ग्रीन पेन से बनाया है और एक रेड पेन से बनाया है। अगर आप देखोगे एक बड़ी वाली बॉल जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है एकदम बीच में, बड़ी वाली बॉल जो देखोगे, जो तो बड़ी वाली बॉल के रिस्पेक्ट में एक प्लेन हमने बनाया हुआ है, ब्लू वाला प्लेन। तो ब्लू वाले प्लेन में विजुलाइज करोगे तो 4 एटम्स है, 4 एटम्स ब्लू वाले प्लेन में। और उन 4 एटम्स को अगर आप देख रहे हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका उस YZ प्लेन में, YZ प्लेन को जरा ध्यान से देखो। तो बड़ी वाली ये YZ प्लेन ऊपर टॉप पे दिख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में बड़ी वाली बॉल पे अगर आप देखोगे तो 4 बॉल्स आ रही है। फिर वैसे ग्रीन वाला प्लेन देखोगे, ग्रीन पेन से प्लेन बनाया है, उसमें भी 4 आ रही है। और उसके बाद देखोगे आप रेड वाला प्लेन, तो उसमें भी 4 आ रही है। तो कुल मिला के फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल में किसी कॉर्नर के रिस्पेक्ट में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर 12 दिखा दिए है, 12। तो इसका मतलब ये होता है कि FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। समझ में आ रहा है भैया? ये कल ऐसे ही तो दिखाए थे यस बच्चा। सर। अच्छा ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। फेस सेंटर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बिट 12 आएगा, क्यूब के ऊपर क्यूब रख के। एंड सेंटर्ड भी एक क्यूबिक सेल होता है, जैसे हमने आपको वो सारे यूनिट सेल्स बताए थे। कौन कौन से यूनिट सेल बताए थे? सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो सेल होते हैं, एंड सेंटर्ड, जिनमें जैसे कोई बोले सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, तो किसी का भी सिंपल यूनिट सेल ऐसे बनाया जाता है, सारे एटम्स कॉर्नर पे अगर फिक्स कर दो तो बोल देते हैं सिंपल यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बनता है? सारे एटम्स कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे फिक्स कर दो। FCC क्या होता है, फेस रादर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, सारे एटम्स कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे कर दो। वैसे ही जो चौथी यूनिट सेल होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है जिसमें सारे एटम्स कॉर्नर पे होते हैं
और ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे होते हैं, ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे, एक ही ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे होते हैं। तो हमने एक फेस ऑल्टरनेट फेस ले लिया। जरा ये नीचे वाला ग्रीन पेन से जो ग्रीन बॉक्स में इसमें डायग्राम है, क्या आपको समझ में आ रहा है? सारे एटम्स कॉर्नर पे हैं और एक किसी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स पे है। अगर ऐसा कोई यूनिट सेल है तो उसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। समझ में आ रहा है भैया? अगर एंड यस सेंटर्ड सर। कोई पूछ ही ले तो यस सर। ठीक है। लेकिन जो अगर बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब होता है तो किसी भी ऐसा क्रिस्टलाइन कंपाउंड में एंड सेंटर्ड ऑब्जर्व नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन बनाना होगा उसको, तो वो क्या करेगा कि बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब में थेरेटिकली बोल देगा कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बन रही है। तो कैलकुलेशन ऐसे करना पड़ेगा आपको। अच्छा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल अगर बन रही है, सपोज करो हम आपसे पूछते हैं, तो मेरे भाई मिनिमम डिस्टेंस जो होगी, रादर रेडियस रिलेशन क्या होगा एंड सेंटर्ड में? रेडियस का रिलेशन क्या होगा एंड सेंटर्ड वाले में, अगर आप देखोगे तो? बताओ भैया, किसी को आइडिया? मिनिमम डिस्टेंस वाला रेडियस का रिलेशन नहीं बताओगे? चलो हम बता देते हैं, कहो तो। अरे सब आवाज हमारी आ रही है ना? लैग वैग तो नहीं कर रहा है वो कहीं पे? फिर जाएगा। क्या बेटा, क्या रिलेशन होएगा एंड सेंटर्ड वाले में? बता ही नहीं रहे हो तुम लोग। अरे भैया, So 4r equals to a root 2. यस सर। 4r = a√2 ये बता रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एंड सेंटर्ड का मतलब है सारे एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं? कॉर्नर पे है पॉइंट बलून, ऐसे कॉर्नर पे मान लेते हैं, ठीक है? एक कॉर्नर कॉर्नर एंड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं हम। तो कॉर्नर के साथ साथ ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स पे भी है, किसी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे। तो एंड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, एंड सेंटर्ड मान लो, एंड सेंटर्ड है ये, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान से देखते देखते रहना भैया, यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है अगर। और आपने क्या किया, ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे, मान लो इस फेस सेंटर पे ऊपर की तरफ एक एटम रख दिया, और वैसे ही ऑल्टरनेट फेस सेंटर नीचे वाला आ जाएगा, इन पे रख दिया। अब डिस्टेंसेस का अगर आप रिलेशन देखने जाओगे, तो या तो तुम, डिस्टेंसेस बहुत है, ग्रीन वाला किसी भी टॉप वाले ग्रीन बॉल को ले लो, टॉप वाले ग्रीन बॉल को अगर आप लोग कंसिडर कर रहे हो, इस बॉल को, तो इस बॉल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एटम्स हैं। सबसे नजदीक वाला एटम कौन कौन सा है, डिस्टेंस देखो। एक तो सबसे, एक ये वाला एटम हो जाएगा कॉर्नर वाला, अगर इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे कॉर्नर वाला डिस्टेंस हो जाएगा। एक ये हो जाएगा भैया, अगला वाला कौन सा हो जाएगा, बताओ मेरे दोस्त? एक ये भी तो हो सकता है, ये वाला कॉर्नर वाला, और एक ये भी हो सकता है। यही तीन डिस्टेंसेस हो सकती है, बताओ दोस्त। यस सर। यस सर। Yes. Yes sir. अरे अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं, मान लो कि भाई हम डिस्टेंसेस के बारे में, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये अगर आपने लिखा हुआ है तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी अगर पहले वाला लिखे हम तो? भाई a आर upon root प्लस 2. आर। हाँ, मतलब ये दोनों अगर सिमिलर साइज बॉल्स हैं तो r+r, 2r = क्या हो जाएगा? पहला वाला जो बोल रहे हैं, a/√2, ऐसे बोल सकते हो, a/√2। अगर हम तो कोई बोले भैया दूसरी डिस्टेंस देख लो, दूसरी डिस्टेंस का मतलब है कि मान लो ये वाली डिस्टेंस आपने ले लिया, ये वाली डिस्टेंस देखोगे ब्लैक वाली, तो उस टाइम क्या आ जाएगा, 2r कितना आ जाएगा बे? ये कितनी डिस्टेंस होती है मेरे भाई? फिर लोचा किया तुम लोग। अरे 2r क्या आएगा, एक a और अंडर रूट ऐसे करके आएगा ना। √5a/4। √5a/4 बोल रहे हैं ये। बाकी लोग बताओ, एग्री करते हो इनसे? अंडर रूट /2। ऑफ पाइथागोरस एक लगाओगे, एक तो आ जाएगा a का स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा a/√2 का स्क्वायर। यही कह रहे हो ना भैया तुम? यस सर। a का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा 2r। इन केस हम जस्ट एक डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं कि छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी। और लेक और अभी बचा हुआ है, ग्रीन से ग्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होगी, तो ग्रीन से ग्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्या वो a होगी सिंपल?
Yes, sir. अरे वो ग्रीन से ग्रीन के बीच में सिंपल डिस्टेंस ए होगी, तो उस टाइम 2r इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ग्रीन वाली बॉल के रिस्पेक्ट में नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये तीनों हो सकते हैं अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो इन केस थेरेटिकली, वैसे तुम बोलोगे सर हमने पढ़ा नहीं है एंड सेंटर्ड अभी तक। अरे नहीं पढ़ा तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि नहीं आ सकता। यूनिट सेल पॉसिबल होता है, बाकी सब में होता है। ऑर्थोरोम्बिक में यूनिट सेल पॉसिबल होता है, एंड सेंटर्ड, क्यूब में नहीं होता। लेकिन अगर तुमसे पूछ लेगा कि एंड सेंटर्ड अगर क्यूब में एग्जिस्ट करता होता तो मिनिमम रेडियस का रिलेशन क्या होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस का येलो वाली आएगी 2r इज इक्वल टू a बाय रूट 2, तो उसको ही ट्रू मानोगे। ब्लैक वाली काफी बड़ी है। हेलो, नहीं बताओगे भैया? यही Yes, sir. डिस्टेंसेस होगी Yes, ना। sir. बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। तो उसका मतलब अगर एंड सेंटर्ड बनाते हैं हम लोग, तो एंड सेंटर्ड बनाते हैं तो येलो वाला को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यही सही था, मिनिमम डिस्टेंस यही होगी। ब्लैक वाला थोड़ा सा काफी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, और ग्रीन वाला तो ए डिस्टेंस है, वो दूर रहेगा। इन केस एंड सेंटर्ड बनाते तो हमने अभी आपको पढ़ा दिया। चलिए, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस कराए थे, और ये भी बताया था कि ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रेगुलर टेट्राहेड्रन एट बॉडी सेंटर, या टू फॉर्म अ रेगुलर टेट्राहेड्रन whose center coincides with the body center of cube। ये प्रूफ आपको पता है, कर चुके हो ना ये? है भैया? नहीं किए हो क्या इसको? कल ही तो कराए थे तुम्हारे बैच Yes, में। sir. Okay. यस सर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने कराए थे, यहाँ से शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन से। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने बोला था, इसको ही बता दिया था, जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है 5π/6 आ रहा है। उसने बोला था एक सिंपल क्यूबिक सेल है, और उसका रेडियस वही आपको पता है, ये ना। अब आते हैं हम लोग, मतलब जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है, क्यूब होते हैं, उसमें सारे कॉर्नर पे एटम होते हैं, उसको एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया कि जस्ट वो इनक्लोज हो जाए। उसका पैकिंग फ्रैक्शन पूछा था, तो 8 की 8 बॉल अंदर आ जाएंगी। फील कर पा रहे हो उसको? कर लोगे इसको? किए थे ना इसको Yes, कल? sir. हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला वाला सॉल्ट एग्जांपल करवा देते हैं, ये वाला। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है 2.7 ग्राम पर ml, और लिखा है इफ इट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। इसने बोल दिया कि ये एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है। तो कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, ये पूछा है। एटॉमिक रेडियस बताओ एल्यूमिनियम का। तो मेरे भाई कैसे निकालोगे एटॉमिक रेडियस? कैसे निकालोगे? अरे डेंसिटी मतलब बोलते नहीं हो तुम लोग। डेंसिटी आपको गिवन है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू आप क्या करोगे? टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। अब एफसीसी लैटिस बोला है तो टोटल एटम्स 4 हो जाएंगे, और 4 एटम का मास क्या होगा? 4 इंटू m/Na होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब कर देना। तो मेरे भाई डेंसिटी गिवन है, एक एटम का मास आपको पता ही है एल्यूमिनियम का 27 AMU, या 27 अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो 4 एटम है तो उसमें कर दो, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका एफसीसी का? 2√2r का होल क्यूब। ये 2√2r का होल क्यूब कहाँ से आ गया मेरे भैया? एफसीसी बताओगे? केस और साइड लेंथ का रेशियो रिलेशन। रिलेशन होता है भाई, एज लेंथ, और अगर रेडियस वाले में देखोगे तो आपको पता है कि 2r इज इक्वल टू a/√2 होता है एफसीसी में। तो जब तुम्हें a पुट करना होगा तो वो 2√2r हो जाएगा, और उसी को डिनोमिनेटर में हमने इस वाले टर्म से लिख दिया है। यहाँ से रेडियस आ जाएगा। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लोगे। समझ में आया बच्चा? आगे चले? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, चलो देखो। फिर लिखा है लिथियम बोरोहाइड्राइड। जैसे सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये सब ऐसे ही। लिथियम बोरोहाइड्राइड LiBH4 NaBH4 जैसा है। और ध्यान से सुनना बे, तुम अभी पहली बार देख रहे हो। उसने बोला है कि ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है, लिखा है इज एन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। अब तुम्हारा दिमाग खराब होगा भैया कि हम तो सिर्फ क्यूब पढ़े हुए हैं, ऑर्थोरोम्बिक पे पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो। सॉल्यूशन मत देखना मेरे भाई, सॉल्यूशन मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सोचो क्या तुम कर सकते हो। देखने को सब देख सकते हो सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के सोचो। बोला है 4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल है ऑर्थोरोम्बिक में। इसका मतलब ये 4 मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल है, तो ये कौन सा ऑर्थोरोम्बिक है? सिंपल यूनिट सेल वाला, या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वाला, या फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वाला, या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वाला? The कौन face सा centered ऑर्थोरोम्बिक? one.
ये फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल गिवन है तुमको, इसका मतलब 4 मॉलिक्यूल गिवन है ना, तो फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक की बात की है। खैर नाम नहीं दिया, हो सकता है कुछ और होता हो, मतलब ठीक है। तो इतना आपको दे दिया गया है। खैर उस अभी तक उतना डेटा नहीं दिया उसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, लिखा द यूनिट सेल डायमेंशंस आर a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस और c। आपको पता है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 होता है। ऑर्थोरोम्बिक में यही तो होता है। हमने जब आपको बेसिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाए थे, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. दोस्त, Yes, भाई sir. खुद सोचो कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो तुम बोलोगे हमने हमारे उसमें है ही नहीं, एडवांस एडवांस वाले कुछ भी पूछ लेते हैं। तो भैया इसमें मोलर मास भी दिया आपको 21.76 और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पूछा है। कुछ नहीं, आप बस इतना करो कि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब मास कितना है, 4 एटम का मास हमें पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 4 एटम है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम करो, तो 4 इंटू एम बाई एन अपॉन यू वी। तो भैया 4 आपको पता है, मॉलिकुलर मास कितना गिवन है 21.76, या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल है ना 4, ठीक है। अपॉन एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा। तो एम बाई एन ए वाला जो फैक्टर है उसको हम ग्रीन पेन से हाईलाइट कर दें, एम बाई एन ए। तो वो है एम बाई एन ए वाला फैक्टर, ये हो गया ग्रीन पेन से। 4 हो गया। वॉल्यूम देखो क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम को हम वी को रेड पेन से लिख देते हैं। तो क्या ये वॉल्यूम है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अच्छा वो क्यू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, देखो एग्जैक्टली क्यूब नहीं है। क्यूब होता था ए इंटू ए करते हैं, ए क्यूब कर देते हैं जब, अगर भैया ए तीनों सेम नहीं है तो ए इंटू बी इंटू सी करना पड़ेगा आपको। बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है तो भैया जो लोग, अब देखो इसी में थोड़ा सा लॉजिक है भैया। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में भी वैसे ही निकालते हैं वॉल्यूम जैसे क्यूब में निकालते थे। क्यूब में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता था, इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। कोई बोले सर ये 10⁻⁻24 क्यों मल्टीप्लाई किया है? तो डेंसिटी की यूनिट आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालोगे ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो जो एंगस्ट्रॉम में गिवन है उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करोगे ना 10⁻⁸ आ जाएगा। अरे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं करते हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ मतलब 10⁻8 सेंटीमीटर, तो उससे रिलेशन आ जाएगा, तो कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। भैया तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दिया है कि भैया जो लोग पढ़ते हैं ना क्यूब क्यूब क्यूब, उसके अलावा भी तो कुछ होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, कोई डाउट तो पूछ लेना। नेक्स्ट वाले पे लिखा है, क्वेश्चन करा देना, प्रैक्टिस नहीं तो कैसे कर पाओगे। द यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 96 है और डेंसिटी 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इज अ क्यूब विद एज लेंथ ऑफ 314 पिकोमीटर। पिको क्या होता है, पिको 1 पिकोमीटर 10 कितने power मीटर के? minus 12. -12, बहुत बढ़िया। ऐसे सोचो 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं, 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 10⁻⁻12 को पिकोमीटर और 15 को फेम्टोमीटर। ऐसे आगे चल के वो ठीक है, पता है, आप जानते हो। चलिए देखिए, तो इसमें बोला है कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है वो यूनिट सेल से पता करते हैं। यूनिट सेल में कितने एटम है उससे पता करते हैं। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में कैलकुलेट कर लें पर यूनिट सेल तो पता लग जाएगा। और क्यूब दिया है तो क्यूब में 3 टाइप के यूनिट सेल है। एक यूनिट सेल में 1 एटम होता है, एक यूनिट सेल में 2 एटम होता है, एक यूनिट सेल में 4 एटम होता है। भाई सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम किसी तरीके नंबर ऑफ एटम्स निकाल दें पर यूनिट सेल तो उससे आंसर आ जाएगा। तो डेंसिटी आपको गिवन है और क्या चाहते हो, एज लेंथ गिवन है तो वॉल्यूम आ जाएगा इससे। तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे इससे, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एम बाई एन ए अपॉन वी वाले फॉर्मूले से। बताओ बच्चा, हो जाएगा? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से क्या है कि कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर होता है। लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन इज 1.65 ग्राम पर ml, डेंसिटी गिवन है।
और किस टेम्परेचर पे गिवन है? -233 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब ये कहना चाहता है कि उस टाइम आर्गन सॉलिड बन जाता है। सॉलिड स्टेट में कोई क्रिस्टल होता होगा, ठीक है। बोला है इफ द आर्गन एटम इज अज्यूम्ड टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, मतलब रेडियस दिया है, मतलब क्या है कि एटम जो होता है आर्गन का, उसका आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है। बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड आर्गन इज अपेरेंटली एम्प्टी स्पेस। अब यूनिट सेल की क्या बात की है? अरे समझ में आ रहा है दोस्त क्या कहना चाह रहा है वो? यूनिट सेल की बात ही नहीं, कुछ अलग तरीका यहाँ पे कुछ यूज करने को बोल रहा है। समझ में आ रहा बच्चा क्या कह रहा है ये? फिर से सुनो, फिर Yes, से sir. सुनो। इतनी जल्दी समझने में दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे यूनिट सेल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा अलग तरीके है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़िए। डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन 2-3 बार पढ़ोगे तो हो पाएगा। सॉलिड आर्गन की डेंसिटी 1.65 ग्राम पर ml है। बहुत बढ़िया। तो बोलोगे हाँ ठीक है, ये हम जानते हैं। आर्गन क्या है? स्फेरिकल। उसने बोला है कि स्फीयर है आर्गन, और उसका रेडियस कुछ उसने आर दे दिया, आर रेडियस दे दिया इसका। उस आर की वैल्यू भी आपको गिवन है। फिर बोला है आर्गन इज अज्यूम्ड टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड आर्गन इज अपरेंटली एम्प्टी। तो बताओ मेरे भाई क्या कहना चाहता है वो? इसका मतलब सॉलिड आर्गन, अच्छा क्वेश्चन का मतलब समझ पा रहे हो? कोई एफसीसी बीसीसी नहीं है, ये कोई एक जनरल क्वेश्चन है। तो डेंसिटी वाले डेटा से एक काम करो, तुम निकालो। एक काम करिए, पहले क्वेश्चन देखिए, फिर अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप लोग, आगे बताएं कुछ। भैया इसमें सॉलिड स्टेट का एससीसी बीसीसी एफसीसी नहीं लगा पाओगे आप, वैसे ही आ जाएगा आंसर। एक काम करो, पहले वॉल्यूम ऑफ वन एटम ऑफ आर्गन निकालो। एक काम करो, पहला वॉल्यूम ऑफ वन एटम ऑफ आर्गन, तो बोलोगे सर वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और फिर उसके बाद निकालो डेंसिटी का, मतलब होता है जो डेंसिटी 1.65 ग्राम पर ml है। इसका मतलब है कि 1 ml में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एटम्स ऑफ ये आर्गन होंगे। डेंसिटी से यही तो डिकोड करते हो, कितने ग्राम ऑफ आयरन है 1 ml में, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम ऑफ आर्गन है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं कितने मोल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर्गन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हम लोग इसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर्गन निकालेंगे। तो भैया मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, इतना कर दोगे तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स n। और ये नंबर ऑफ एटम्स जो है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में है। तो इसका मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने एटम्स हैं, ये आपको पता लग जाएगा। फिर बोला है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स ऑफ आर्गन इन सॉलिड स्टेट। तो टोटल वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको रेडियस वाले रिलेशन से 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो वहां से आ रहा है 0.38 सेंटीमीटर क्यूब। और एक्चुअली में वो अभी आपने जो निकाला था, ये अभी वहां से देखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला था, तो यहाँ से आ जाएगा 0.38। मतलब टोटल वॉल्यूम कितना था भाई? फिर से बताते हैं तुमको, हमारी बात सुनो। जो उसने दिया है 1.65 ग्राम पर ml, उससे हम ये निकाल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने एटम्स ऑफ आर्गन है। और फिर जितने एटम्स ऑफ आर्गन आए हैं ना, उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, उनका कितना वॉल्यूम होगा वो निकालते हैं। तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.38। तो भैया बोलोगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा है 0.38। तो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस आ जाएगा दोस्त। Yes, sir. आ जाएगा। Yes, sir. मेरे दोस्त ये सॉलिड स्टेट में ही आएगा क्वेश्चन, लेकिन एफसीसी बीसीसी नहीं है, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। नहीं तो लोग वो बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। कुछ समझ में आ रहा है भैया? डेंसिटी दी हुई है आर्गन की और ये सब, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये बढ़िया क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट में हमने देखा है कि हम जब क्लास क्लास में शीट वीट देते हैं या शीट वीट मिलती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एससीसी बीसीसी एफसीसी करते हैं वो।
लेकिन सॉलिड स्टेट में एक जनरल क्वेश्चन है, कोई पूछे ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं, नॉर्मल है ये क्वेश्चन, लॉजिकल सा है। तो हमने आपको एससीसी, बीसीसी, एफसीसी ये सब बता दिया। अब आते हैं क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर पे। 2 डायमेंशन में क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, 2D में यहाँ पे आते हैं, आपको इधर भी दिखाते हैं कुछ। 2 डायमेंशन में क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, रुकिए रुकिए अभी सब दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा हमको। अरे यार रुक जाइए। कहाँ चला गया 2D वाला। हाँ लेयर है, लेयर भी, चलो वहीं चलते हैं 2D में। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में, जैसे 2 डायमेंशन का मतलब ये होता है आपके पास सर्कल्स हैं, सर्कल्स। तो जैसे आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे ड्रॉ करो कि मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन आ जाए। तो आप एक बात बताओ, सर्कल्स ऐसे ड्रॉ करोगे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे, तो अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन आएगा या किसी और तरीके आएगा अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन? तो जो रेगुलर होंगे ऐसे मतलब ऐसे एक दूसरे में, ऐसे नहीं आएगा। चलो हम बता देते हैं मेरे भाई। सर्कल्स को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोई बोले सर्कल्स क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम 2 डायमेंशन बोल रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में सर्कल ही बनाया जा सकता है। 3 डायमेंशन में स्फीयर होता है। ऐसे अगर आप बनाओगे तो ये 2 डायमेंशन में बनाओगे तो सर्कल होगा, अगर 3 डायमेंशन में बनाओगे तो स्फीयर कहा जाएगा। तो 2 डायमेंशन में भी इन सर्कल्स को ज्वाइन करने के तरीके होते हैं। सर्कल्स को ज्वाइन करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, देखिए भैया एक एक करके बताते हैं अभी आपको। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने ये नीचे बनाया हुआ है अपने हाथ से, इसको देखो। मतलब क्या है, ये सर्कल 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 ऐसे ऐसे एक लेयर बना दी, और उस लेयर को बाद में ज्वाइन किया, तो आपको सारे सेंटर्स को ज्वाइन करोगे अगर, तो सेंटर्स को ज्वाइन करोगे कि स्क्वायर टाइप से बन रहा है ये, है बच्चा? अरे स्क्वायर टाइप से बन रहा है ना ये मेरे भाई, बताओ। इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। Yes, sir. यस सर। हाँ तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है ये। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन आईआईटी जेई में आया हुआ है, आप जाके देख लो, इसका वही आया था π/2 करीब, ऐसे करके कुछ आया था, शायद आईआईटी जेई में आ चुका है। शायद का आया तो है, आंसर π/2 करीब आएगा इसका। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में आ चुका है। मतलब क्या होता है, कैसे लिखा हुआ है इसको, हमने लिखा है स्फीयर्स इन द एडजेसेंट रो lie just one over the other and show a horizontal as well as vertical alignment. Each sphere is in this arrangement is in contact with 4 other spheres. किसी एक स्फीयर को आप टारगेट कर लो, आप मान लो इस ब्लैक वाले स्फीयर को टारगेट कर लो जो हमने बनाया है यहाँ पे। तो इस ब्लैक वाले स्फीयर को टारगेट करोगे तो अगले 4 से ये कनेक्टेड होगा, किसी भी 4 से। आप देखो कहीं उसके अगल बगल 4 होंगे, तो उन चारों को भी अगर आपसे कोई बोले उन चारों को जोड़ के हम बनाएंगे, तो उनको अगर ग्रीन पेन से बनाए तो क्या चारों को जोड़ने के बाद एक स्क्वायर बन रहा है? बताओ भैया। यस सर। Yes, ये sir. अगर ग्रीन पेन वालों को आप ध्यान से देखोगे तो इसके इससे जोड़ दो, इसके इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, यही तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो उसको हमने दूसरे तरीके समझा दिया है। अरे कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है बे, हम 3D इसमें बना रहे थे तुम लोगों को, बताओ। यस सर आ रहा है। Yes, sir, आ रहा है। हाँ दोस्त, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग को थोड़ा हम बताते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखिए आईआईटी जेईई में ये क्वेश्चन आ चुका है, लिखा हुआ है कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब ये होता है कि हम ये देख लें कि एक स्क्वायर है हमारे पास, ये नीचे देखो, स्क्वायर पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने एक स्क्वायर बना लिया है। स्क्वायर बनाया है 4 बॉल से मिला के, एक बॉल ये हो गई,
ऐसे एक बॉल ये हो गई, 4 बॉल्स मिला के एक स्क्वायर बना लिया और इनको एक दूसरे से टच करवा दिया। तो टच करेंगे तो हम तभी बोल पाएंगे कि भैया स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये चारों को टच करवा दिया। इनके सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दो, तो इनके सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो स्क्वायर बनेगा और इसी का तुम्हें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, इसी का पैकिंग फ्रैक्शन। तो मेरे भाई ये बताओ, ये जो स्क्वायर बना है, इन सब के स्क्वायर, इस पूरे स्क्वायर में हर सर्कल का 1/4 पोर्शन, हर सर्कल का 1/4 पोर्शन अगर आप देखोगे स्क्वायर के अंदर है। अरे चारों सर्कल का 1/4 पोर्शन स्क्वायर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? Yes, Yes, sir. sir. बीच में खाली जगह है, बीच में खाली जगह है। अगर हम इस येलो पेन से उसको शेड कर दें तो ये बीच में खाली जगह है। तो इसका मतलब ये है दोस्त कि ये खाली जगह है, वॉइड स्पेस, और ये सर्कल्स के जो 4 हिस्से हैं वो उसमें ऑक्युपाई किए हुए हैं, जिनको हम अगर ग्रीन पेन से बना दे तो इतना सॉलिड हो गया, मतलब इतना भरा हुआ है, ग्रीन पेन वाला ऑक्युपाइड है। तो इन ग्रीन पेन वालों को बोलेंगे ऑक्युपाइड है, बाकी है खाली स्पेस। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, 2 डायमेंशन में है ये सब। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालना होगा तो एक काम करो, पहले जो रेड पेन से हमने ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है, इस स्क्वायर का एरिया निकाल दो। वॉल्यूम की बात नहीं होगी, अब एरिया की बात होगी, क्योंकि 2 डायमेंशन में है। इस स्क्वायर का एरिया निकाल दो, तो ये टोटल स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, और इसका एरिया हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि जो एज लेंथ है स्क्वायर की वो a इज इक्वल टू 2r है। और इफेक्टिवली इसमें हम ये देखेंगे कितना सर्कल अंदर है। तो बोलो कि जो 4 सर्कल हैं, चारों सर्कल्स का 1/4 1/4 1/4 1/4, तो ओवरऑल एक सर्कल इसके अंदर ड्रॉ किया गया है, ऐसा मान सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये टोटल इफेक्टिव एरिया ऑक्युपाइड बाय स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या ये πr² / 2r का ये π/4 आ रहा है आंसर दोस्त? बताओ बच्चा, Yes, समझ sir. में आ रहा है? यस सर। ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का उसने पैकिंग फ्रैक्शन पूछा था, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। सबको समझ में आ रहा है? आगे चल के कुछ और आ सकता है, अभी हम आपको जस्ट इतना बता रहे हैं, ठीक है भैया? आगे बताएं। Yes, sir. यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 डायमेंशन में। तो आप बोलोगे सर ये तो आप बोल रहे थे कि जो अभी ऊपर पढ़ा है वो आइटम आया है और इम्पोर्टेंट इससे बता रहे हो। इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ सिमिलर साइज ऑफ सर्कल्स, ध्यान से सुनना, विद द हेल्प ऑफ सिमिलर साइज ऑफ सर्कल्स, जो मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन 2 डायमेंशन में ऑब्टेन किया जा सकता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही किया जा सकता है, 2D में। जैसे क्यूब में हमने बोला था कि विद द हेल्प ऑफ सिमिलर साइज ऑफ बॉल जो मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है वो FCC में होता है, जिसकी वैल्यू 74 होती है। वैसे ही अगर आप लोग 2 डायमेंशन में बात करोगे, सर्कल्स की हेल्प से मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन ऑब्टेन करना चाहते हो, तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। समझ में आ रहा है भैया? कि अगर सुनो तो अगर कभी कोई तुमसे बोले कि ढेर सारे सर्कल्स को हमको अरेंज करना है और हम चाहते हैं मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाए हमको, या जितना जितना कम वाइड स्पेस अवेलेबल हो उतना कम वाइड स्पेस रखें हम लोग, तो आपको बस एक ही तरीका करना पड़ेगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग उसमें लगानी पड़ेगी। जैसे IIT JEE एडवांस में बहुत पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, 10-15 साल पहले। उसने बोला था कि आपके पास बॉल्स हैं और उसको बोला था कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा था उसमें फिट कर सकते हो। तो उसमें फिट करने के लिए आपको जब बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स फिट करनी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स का मतलब वहां पे आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करनी पड़ेगी। नहीं समझ रहा बच्चा? Yes, sir. किसी भी Yes, sir. हाँ, बहुत बढ़िया, किसी भी पर्टिकुलर 2 डायमेंशनल क्यूब सर्कल में या रादर उसमें स्क्वायर में मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर आपको ये सर्कल्स फिट करने हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स फिट करने के लिए आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही लेनी पड़ेगी। क्या होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? उसके लिए आप ये देखो ऊपर बनाया हुआ है हमने,
टू डायमेंशन में। पहले क्या किया हुआ देखिए, ये बॉल्स हमने बना दिए, एक बॉल्स हो गई ये ब्लू पेन से, दूसरी वाली बॉल ऐसे हो गई। मतलब क्या होता है, तीसरी वाली बॉल जरा ध्यान से देखिएगा, फोर्थ वाली बॉल हो गई, ऐसे बॉल्स बना रहे हैं। एक लेयर ये हो गई। अगली लेयर कहाँ फिट करते हैं, अगली लेयर एक्चुअली में, अगली लेयर बॉल्स की, उसके जो दोनों दो बॉल्स के बीच में खाली जगह थी ना, उसमें फिट करते हैं। ये ऐसे और ये ऐसे, अरे फील कर पा रहा हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन खाली जगह आपको नजर आ रही है। फिर से बता दे, इधर देखो, चलो इसको उससे दिखाते हैं 3D से। मतलब उसके डिप्रेशन में मतलब फिट करते हैं। हाँ ये देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, लेयर ए हमने दिखाया हुआ है, सर्कल्स। आप एक काम करो, इसमें एक्चुअली एडिट नहीं हो पा रहा है ना यार, ये पेज में, इस पे कहाँ से करेंगे, हाँ आ तो गया। आगे नहीं नहीं, एडिट नहीं हो रहा है, यहाँ एडिट नहीं हो रहा है इसमें। चलिए उस पे MS वर्ड की उसकी है, बताए थे ना आप लोग को, पावर पॉइंट एप्पल वाले में नहीं हो पा रहा है। चलो PDF देखो, को कन्वर्ट कर लीजिए फिर हो जाएगा। अब PDF अब इस टाइम कहाँ कन्वर्ट करे, हो तो जाएगा, लेकिन अब चलो ठीक है। इधर देखो दोस्त, लेयर ए देखो, ये जो बना हुआ है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में है। हमने देखो यहाँ पे कितने बनाए हैं, 1 2 3 4, 4 लेयर्स बनाई है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली रोज। पहली रो की जो बॉल्स है, मतलब पहली रो की जो बॉल्स दिख रही है, उसके जस्ट नीचे हमने कहाँ पे बॉल फिट की हुई है, नजर आ रहा है आपको? नहीं देख पा रहे हो? तो ब्लू वाली की बात कर। अरे कैसे बताएं बे, कैसे एडिट करें इसको, एडिट कहाँ से करें, नहीं हो पाएगा ये। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर कर दीजिए। रुको रुको बताते हैं। रुको बता रहे हैं अभी ये। अच्छा रुको, कुछ दिख, हम वही नीचे ही चलते हैं, बना देते हैं उसी में। अभी इसको एडिट करके फिर बता देंगे नेक्स्ट टाइम। हम ये बता रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये होती है, जैसे आपने एक बॉल ये बना दी, ऐसे ही पहले एक लेयर आप बॉल्स की बना दो, ऐसे सर्कल सर्कल सर्कल, थोड़ा ज्यादा बड़ी हो कोई बात नहीं, ऐसे आप बनाते चले जाओ, सर्कल्स बहुत सारे ऐसे लगाते चले जाओ बगल बगल। अब इनके नीचे हम क्या करते हैं कि एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि इसके नीचे तुम जस्ट नीचे ऐसे बॉल सेट करते चले जाओ, एक पॉसिबिलिटी ये थी, मतलब ये ऐसे टच करते हुए। इसको बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ करोगे तो आप स्क्वायर पैकिंग में जा रहे हो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जाओगे। अभी ऊपर ही तो बताया था इसको, अरे इसी को तो स्क्वायर बोला था। यस ऊपर के सर। जस्ट नीचे, यस जस्ट सर। नीचे, जस्ट नीचे अगर बॉल फिट कर दिया आपने तो वाइड स्पेस, ये देखो ढेर सारा वाइड स्पेस आपको दिख रहा है, बहुत सारा वाइड स्पेस, फील कर पा रहे होगे। अब हम एक काम करते हैं, ये नहीं रखते हैं, कुछ और करने चल रहे हैं। हम एक काम करते हैं, इन्हीं बॉल्स के नीचे ऐसे फिट करते हैं कि ये जो वॉइड स्पेस है वो कम से कम बचे। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? वॉइड स्पेस कम से कम बचे। तो ये वाला अरेंजमेंट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है आपको, कि यहाँ पे वॉइड स्पेस कम है? बताओ भैया। यस सर। यस सर। हाँ तो अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में। कोई बोले हेक्सागन बना कहाँ, उसको दिखाते हैं हम अभी आपको। अब अगली वाली बॉल कहाँ फिट करोगे, यहाँ पे फिट करोगे, उसके नीचे लेयर्स की बात कर रहे हैं, तीसरी लेयर है ये। नीचे एक ही प्लेन में 3 लेयर बना रहे हैं हम भैया, जिससे कि आपको हेक्सागन दिखा पाए। कोई बोले सर हेक्सागन बना कहाँ, तो हेक्सागन बनाना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, एक बॉल चूज कर लो, ये वाली बॉल डॉट, इसको 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 ज्वाइन कर दो। तो क्या ये अरे ये ये और ये हेक्सागन नहीं बन रहा है ये? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है यही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में। कोई बोले सर इसमें हम, आप कैसे बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम इफेक्टिव पैकिंग फ्रैक्शन हो सकता है 2D में? आंसर निकाल लो ना इसका, कैलकुलेट कर लो ऐसे ही, और कैलकुलेट करके देखोगे ऊपर π/4 आया है ना, उससे ज्यादा अच्छा पैकिंग आएगी इसकी, बहुत ज्यादा अच्छी पैकिंग आएगी। मतलब क्या करना है आपको, एक हेक्सागन ड्रॉ करना है, और हेक्सागन ड्रॉ करके
इसके वही कॉर्नर पे एटम्स ऐसे फिट करने हैं सर और इसमें फिट करके थर्ड वाली लेयर बनाई वो फर्स्ट वाली लेयर जैसे नहीं बनेगी, मतलब इसमें ऐसा होता है ना बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल वही हम वही कह रहे हैं बेटा। हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने ब्लू वाली लेयर बनाई, 2D में है ये सब, 2D में। तो 2D में ये लेयर 1 के जो वॉइड्स बन रहे हैं, मतलब लेयर 2 और फिर तीसरी लेयर 3, तो लेयर 1 और लेयर 3 सेम है, इसमें सेम लाइन पे है, सेम पैटर्न फॉलो कर रही हैं। समझ में आ रहा है? यही कह रहा हो ना? यस सर यस। हाँ, तो लेयर 1 और लेयर 3, तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें इसका निकालना है। आप समझ में आ रहा है दोस्त क्या कह रहे हैं हम? यस और रिजल्ट आपको समझ में आया कि 2 डायमेंशन में जो मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन हो सकता है वो इस अरेंजमेंट का अच्छा होगा, सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा। कोई बोले अभी आपने उसके ऊपर क्या किया था? अभी हमने इसके ऊपर ये किया था कि हमने क्या है, सर्कल्स ड्रॉ किए थे ऐसे ही, और सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया था, उन्हीं के जस्ट नीचे ही सर्कल बनाने शुरू कर दिए थे, जस्ट नीचे। तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नहीं थी। कोई बोले कैसे नहीं थी? वो कौन सी पैकिंग थी? उसको हमने बोला था स्क्वायर पैकिंग है। कैसे थे स्क्वायर? क्योंकि किसी भी एक एटम को देखोगे तो उसके बाकी बचे हुए एटम जो उसको सराउंड किए हुए हैं वो स्क्वायर के फॉर्म में सराउंड किए हुए हैं, इसको लेके ऐसे 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 ऐसे। तो यही तो बनाए थे भाई, स्क्वायर के फॉर्म में सराउंड किए हुए हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी इसके ऊपर वाली। और अभी वाला जो हमने बनाया है इधर लेफ्ट साइड, जिसको हमने क्यूब, ये क्या नाम है उसका, ऑक्टा है ये वाला, अरे क्या बोल रहे हैं इसको बे, हेक्सागोनल पैकिंग जो बोला हुआ है, इसमें क्या है, किसी एक एटम को देखोगे उसके विसिनिटी में जो उसको एटम सराउंड कर रहे हैं वो हेक्सागन फॉर्म कर रहे हैं। तो हेक्सागन फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे, ऐसे ही नाम ऐसे ही बताया जाता है। तो कोई पूछे सर स्क्वायर पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है या हेक्सागोनल पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है? अब तुम थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो कौन सी पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है। ना लॉजिक लगा पाओ तो कैलकुलेट कर लो। स्क्वायर पैकिंग में अभी पैकिंग फ्रैक्शन निकालने तो क्या आया था, पाई/4। एक काम कर लो तुम, इसका भी निकाल लो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। किया जाए आगे, बताएं? Yes, sir. है भैया? और यस सर। हेक्सागोनल, हाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक्चुअली में रिजल्ट बता रहे हैं हम आपको कि 2 डायमेंशन में विद द हेल्प ऑफ सिमिलर साइज ऑफ सर्कल्स जो मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग फ्रैक्शन हो सकता है वो यही हो सकता है। तो अगर कभी तुमसे कोई बोले कि हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में फिट करने हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या तुमको समझ में आ रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के फॉर्म में फिट करना 2D में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स को फिट कर सकते हो। क्लियर है बच्चा? ये इसी पे बेस्ड आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बताएं? यस बताएं? Yes, यस sir. सर। हाँ, चलो। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? टोटल इफेक्टिव एरिया ऑक्युपाइड बाय स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन। तो टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखिए ग्रीन पेन से जो हमने बनाया है। एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालोगे? इस एरिया ऑफ हेक्सागन को निकालने के लिए आप एक काम कर लो, एक हेक्सागन को 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में देख सकते हो ऐसे? बताओ मेरे भाई, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में हेक्सागन को देख सकते हैं? Yes, यस sir. सर। यस सर। और जितने सर्कल्स हैं उन सर्कल्स का कितने सर्कल बाहर वो है, मतलब एटम्स, एक एटम तो पूरा अंदर है, बाकी एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन इसमें आ रहा है साइकिल में? 1/3। 1/3 बता रहे हैं ये। अरे मेरे भाई एक मतलब 6/3 कितना आ रहा है वो? 2 आएगा। 120 एंगल 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, तो आंसर 2 आ जाएगा। टोटल टोटल इफेक्टिवली 2 सर्कल है। यस सर। और हेक्सागन का एरिया निकालना होगा, अगर एरिया एरिया तो भैया बोलोगे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? वो 6 इंटू 2r का होल स्क्वायर और √3/4, यही तो होता है। देखो यार, नहीं बता रहे हो क्या? यस सर। यस सर। यस सर यही होता। अरे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है a² √3/4।
और ए यहाँ पे 2r के बराबर है क्योंकि दो सर्कल जोड़े हो। ए हेक्सागन की एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगी। अब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिला के एक हेक्सागन बना है 2D में, तो उसका एरिया निकालना पड़ेगा 6 इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू √3/4 और टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 2 इंटू πr स्क्वायर। एरिया उसका आंसर कितना आ रहा है ये बताओ बे। साले पूछना पड़ता है हमको, तुम लोग पढ़ाना क्या, बताओ जल्दी। पाई बाई आर भी नहीं थ्री कर, रूट थ्री। Yes, sir. Pi upon 3 root 3. π/3√3 बता रहे हैं ये, है ना। तो यस सर। मेरे भाई अच्छी खासी पैकिंग किस में आ रही है, तुम लोग बताओ। तो इसमें आ रही। इसी वाले में आ रही है, फर्स्ट थ्री वाले होगा में सर, है। 3 होगा वहाँ पे, 3πr²। यस सर। तो जो टोटल इफेक्टिव एरिया निकाला हम लोग ने ऊपर, 120 है तो 1/3 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 1/3। हाँ 3 होगा, गलती हो गई है तुम लोग साले, मैं उल्टा तो पुल्टा 1 बताते। + 1। 3 इंटू पाई ये हो जाएगा। अब नीचे ये क्या आएगा, 2√3 हो जाएगा सर। So pi upon 2 root 3. π/2√3 बता रहे हैं लोग। ये करेक्ट है भैया। यस सर। Yes, sir. ये तो तुम्हारा काम होना चाहिए, कैसे निकालोगे, तुम हमसे पूछ रहे हो, हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम बताते ही नहीं हो। 3 इंटू πr² ऐसे करके। तो मेरे भाई क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कि जो 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू 2 डायमेंशन में स्क्वायर पैकिंग। इसलिए जब हमको सर्कल्स को फिट करना होता है 2 डायमेंशन में, तो हम लोग क्या बेटर चूज करते हैं, क्या तरीका होता है अच्छा, कि आप लोग उसको हेक्सागन के फॉर्म में फिट करो, स्क्वायर के फॉर्म में ना फिट करो सर्कल्स को। अब समझ में आ रहा है ये एफिशिएंट क्यों होती है। यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। समझ में आ गया ये ऊपर वाला स्क्वायर पैकिंग और ये वाली पैकिंग। Yes, sir. यस सर। चलो अब आते हैं 3 डायमेंशनल। एक्चुअली सॉलिड स्टेट पूरे एनसीईआरटी में 3 डायमेंशन ही दिया है मान लो, सब कुल मिला के वहां पे। लेकिन मान लो आपसे कुछ और पूछे 2D वाला, तो 2D वाला हमने पढ़ा दिया, 2D वाला आईआईटी में आ भी चुका है। अगर आपसे कोई पूछे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग जो होती है, क्लोजेस्ट पैकिंग जो हमारे सिलेबस में है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है जिसको एबी टाइप पैकिंग भी बोलते हैं, और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है जिसको एबीसी टाइप पैकिंग बोलते हैं। तुम बोलोगे सर ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये तो एफसीसी है। बिल्कुल यही पैकिंग होती है। एफसीसी को सीसीपी भी बोलते हैं और उसको एबीसी टाइप पैकिंग भी बोलते हैं। आप जब आओगे नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन तो बताएंगे इसको, वो क्यूब बड़ा सा रखे हैं ना, उससे दिखा देंगे। अभी सॉलिड स्टेट चलेगा 2 क्लास और। वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट्स, इनकी बात करते हैं एक एक करके, देखिए। तो लिखा है एनी पैकिंग, और मतलब आप जितनी भी पैकिंग आप लोग जानते हो, एनी पैकिंग ऑफ स्फीयर्स लीव्स सम एम्प्टी स्पेस कॉल्ड होल्स या voids या interstitial site. They are named according to the orientation of sphere creating the void. For example, हो सकता है ट्रायंगुलर वॉइड हो, स्क्वायर वॉइड हो, टेट्राहेड्रल वॉइड हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, क्यूबिकल वॉइड हो। 3 डायमेंशन में पढ़ा रहे हैं भैया, 2 डायमेंशन में तुम देख चुके हो। 2 डायमेंशन में अभी आपने क्या देखा था, स्क्वायर पैकिंग देखी थी। स्क्वायर पैकिंग का मतलब है कि जो सर्कल्स होते थे वो सर्कल्स ऐसे फिट किए जाते थे कि उनका ओरिएंटेशन उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद स्क्वायर बनता था। तो जो बीच में खाली जगह होती थी उसको स्क्वायर वॉइड बोलते थे। फिर आपने अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखा था, ऑक्टाहेड्रल वाला वो देखा था अरेंजमेंट। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भैया वैसे ही जो स्फीयर्स का ओरिएंटेशन होता है, वो जो ज्योमेट्री बना रहा होता है, उस ज्योमेट्री के नाम पे उस खाली जगह का नाम होता है।
उस ज्योमेट्री के नाम पे। जैसे 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 हमने कल आपको बताया था कि alternate corners of a cube join together to form a regular tetrahedron whose center coincides with body center of cube। तो इसका मतलब है अगर आप एक क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम्स फिट कर दो तो जो क्यूब का बॉडी सेंटर है वहां पे खाली जगह होगी और उस खाली जगह को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों दोस्त? क्योंकि जिन एटम्स की हेल्प से आपने खाली जगह बनाई है उन एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने पे एक रेगुलर ज्योमेट्री बनती है जिसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं। इसके हिसाब से उसका नाम, उस खाली जगह का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है मैं? हेलो। यस सर। यस सर। अच्छा, तो वही बोला है एनी पैकिंग, फिर से पढ़िए, एनी पैकिंग ऑफ स्फीयर लीव्स सम एम्प्टी स्पेस कॉल्ड होल्स या voids या interstitial site. They are named according to orientation of sphere that is responsible to create the void. और उसके लिए फिर ये ट्रायंगुलर void, स्क्वायर void, टेट्राहेड्रल void एंड सो ऑन, ये सब होता है। एक एक करके बताते हैं। और ये 3 डायमेंशन में डील कर रहे हैं। देखो 2 डायमेंशन फिनिश, 2 डायमेंशन में आपने देख लिया जो होना था। ट्रायंगुलर वॉइड पे आते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है? फील करना, फील करना। आप लोगों ने फुटबॉल देखी होगी अपने स्कूल में खेलते हुए, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी देखा होगा। ऐसे स्फीयर्स होते हैं। आप एक काम करो, 3 डायमेंशन है ये। हमने क्या किया, 3 फुटबॉल को आपस में सटा दिया। तो 3 फुटबॉल को आपस में सटाओगे ऐसे, तो बीच में खाली जगह दिख रही है तुम लोगों को? दिख रही कि नहीं दिख रही है बीच में? यस सर। यस सर। इस खाली जगह को हम लोग, टू बी वेरी प्रिसाइज, इसको हम लोग क्या ट्रायंगुलर वॉइड बोल सकते हैं? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? क्यों Yes, ट्रायंगुलर sir. वॉइड? क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल है बॉल्स इस वॉइड को बनाने में, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पे एक रेगुलर ज्योमेट्री बन रही है ट्रायंगल जैसी। तो क्या इस बीच वाली खाली जगह को ट्रायंगुलर वॉइड कहना सही रहेगा? ठीक है, बताओ भैया, नहीं कहोगे? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम ट्रायंगुलर वॉइड है। क्या है? तो हमने ट्रायंगुलर वॉइड डील किया। देखिए ये लेफ्ट साइड बना, राइट साइड हम फिर से 3 बॉल बना रहे हैं। 3 बॉल बना रहे हैं ऐसे ही ब्लू पेन से। तीनों बॉल के बीच में हमने एक छोटी सी बॉल फिट कर दी और हमने ये पूछा है कि जो छोटी बॉल है उसका मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकता है। मतलब उस छोटी सी जगह में कितनी बड़ी से बड़ी बॉल फिट कर सकते हो जिससे कि ट्रायंगुलर वॉइड डिस्टर्ब ना हो। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि फाइंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ अ स्मॉल बॉल which can be placed in triangular void without disturbing the structure। ऐसा करो ट्रायंगुलर वॉइड में कुछ ऐसा करके कि जिससे स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो भैया अगर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो तो कितनी बड़ी बॉल फिट कर सकते हो? तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे? ये हमने उसी को बना दिया है। ऐसे देखो, यही तो ट्रायंगुलर वॉइड था। एक छोटी सी बॉल है लेफ्ट साइड में रेड कलर की और बड़ी सी बॉल है ब्लू कलर की। अरे यही बड़ी वाली बॉल को थोड़ा और बड़ा कर दिया, थोड़ा जूम कर दिया। तो छोटी बॉल और बड़ी बॉल के बीच में डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बोलोगे जूम करके? बताओ भैया। यस सर। नहीं यस बताओगे? सर। और मेरे भाई, 2 बॉल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? बड़ी वाली बॉल्स 2r। तो क्या आप लोग इसको डील कर सकते हो इस क्वेश्चन को? स्मॉल आर प्लस आर कॉस 30 इज इक्वल टू कैपिटल आर। कुछ गलत बता दिया क्या? अबे अरे यार, प्रोजेक्शन जानते हो ये वाला? अच्छा रुक जाओ, ज्यादा हो गया लग रहा है। तुम लोग मैथमेटिक्स में बहुत हाथ खड़े हो तुम्हारे। एक काम करो, ये बनाओ, ये बनाओ, एक ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ। ये वाली लेंथ क्या स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है? ये बताओ, है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. है ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर? बहुत बढ़िया दोस्त। और ये वाली लेंथ क्या 2r है? ये वाली
आर प्लस आर 2r है। Yes, sir. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। स्मॉल आर प्लस कार हम मतलब रुक जाइए, सेंट्रॉइड बनाना चाह रहे थे ना, रुकिए 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 रुकिए, सेंट्रॉइड से निकालना चाह रहे हैं उसको। यहां से जब जाओगे तो ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये वाली डिस्टेंस जो आ रही है वो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है। समझ में आ रहा है दोस्त? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तो वही तो हमने इधर बनाया है। कैलकुलेशन नहीं कर लोगे? नहीं कर पाओगे क्या? कर लेंगे सर। तो स्मॉल आर प्लस आर, ये cos 30 जो बनाया हुआ है आपने, एंगल्स बाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट करने पे? क्या 0.155 आर आ रही है 3 डायमेंशन में? बताओ, यही कैलकुलेट होगा ना, 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू आर। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगुलर वॉइड में जो मैक्सिमम बड़ी साइज की बॉल रख सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग ट्रायंगुलर वॉइड, उसका रेडियस, जो बड़ी वाली बॉल्स है उनके रेडियस का 0.155 टाइम्स ही हो सकता है। या तो उससे छोटा होगा या तो एग्जैक्ट उतना बड़ा होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो ट्रायंगुलर वॉइड नहीं रहेगा। समझ रहे हो बे? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर वॉइड पे। ये 3 डायमेंशनल स्क्वायर वॉइड है, 2D वाला नहीं चला रहे हैं, 2D वाला नहीं चला रहे मेरे भैया, 2D फिनिश, 3D वाला चला रहे हैं। 3D वाले पे आ जाओ। हमने क्या किया, 4 बॉल्स, फुटबॉल होती है स्कूल में, आपने देखा है, 4 फुटबॉल को एक साथ ऐसे सटा लो, बगल बगल, फील करो कि 4 फुटबॉल हमारे स्कूल में थी, हमने उन सबको बगल बगल ऐसे रख दिया। तो अगर चारों आपने ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो आपको ये चारों सटने के बाद वहां नीचे उनकी हाइट भी होती है ना, तो ये नीचे बीच में खाली जगह दिखती है, जमीन, ग्राउंड दिखता होगा, इस जगह में दिखता होगा ग्राउंड। Yes, बताओ sir. बे, तो क्या इन सबको ज्वाइन करोगे तो एक स्क्वायर वॉइड बनेगा ऐसे? 3D में स्क्वायर वॉइड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. बनेगा। कोई बोले सर ये बॉल्स की तो हाइट भी होती है, कुछ 3D में होती है, तो कोई बात नहीं। ये जो 4 बॉल्स हैं और ये छोटी वाली बॉल रेड कलर से दिखाई है, 5वीं बॉल, इन सबके सेंटर्स एक ही प्लेन में आएंगे। इन सबके सेंटर्स एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे, फील कर पा रहे हो? इन सबके सेंटर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे। बताओ मेरे भैया। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, इन सबके सेंटर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, उन्हीं का हम आपको निकालने जा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, तो हमने ये क्या बोला भैया, कि जो आपने स्क्वायर बनाया हुआ है, इस स्क्वायर की साइड कितनी है, 2r। तो स्क्वायर के सेंटर पे क्या है, एक छोटी सी रेड कलर की बॉल लगा दी है। अब उस रेड कलर की बॉल से किसी कॉर्नर की डिस्टेंस देखोगे अगर, तो वो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। होएगा कि नहीं? रेड कलर वाली बॉल, जो बीच वाली बॉल है, उससे किसी कॉर्नर की डिस्टेंस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, है ना बच्चा? बताओ। Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या इस स्मॉल आर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? यस सर। अरे मतलब मेरे भाई, अगर तुम्हें एक स्क्वायर पता है, स्क्वायर सपोज करो एक स्क्वायर पता है, इसके सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस आपको पता है, मतलब स्क्वायर की साइड लेंथ पता है अगर 2r, तो क्या सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस 2r के टर्म्स में नहीं निकाल पाओगे? और उसी सेंटर से कॉर्नर के डिस्टेंस को स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर पुट कर देना, स्मॉल आर की वैल्यू निकल आएगी। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और दोस्त ये स्मॉल आर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है √2 - 1 इंटू आर, और वो है 0.414 आर। ये 3 डायमेंशन में स्क्वायर वॉइड है। मतलब अगर आपके पास ये 4 फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, तो आप लोग ऐसे करके कर सकते हो। फिर आता है हमने बोला फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन इन 2 डायमेंशन, एक स्क्वायर पैकिंग और ट्रायंगुलर पैकिंग। तो स्क्वायर पैकिंग में अभी आपने निकाला था थोड़ी देर पहले π/4, और अभी आपने हेक्सागोनल पैकिंग में निकाला था π/2√3, ये तो निकाले थे।
लेकिन 2D में था, हेक्सागोनल में था कि नहीं था? नहीं बताओगे? Yes, sir. एक और क्वेश्चन पूछा है, ट्रायंगुलर पैकिंग अगर 2D में हो तो इसका आंसर कैसे निकालोगे 2 डायमेंशन में? ऊपर वाले समझ में आ गए दोस्त सारे? बताओ भैया। Yes, sir. ट्रायंगुलर पैकिंग यहाँ करके दिखा दे, तुम लोग हमको बताओगे ट्रायंगुलर पैकिंग? आपको आंसर बताओ, ये लो ट्रायंगुलर पैकिंग हमने कर दिया। बताओ बताओ, ट्रायंगुलर पैकिंग कर दिया हमने, बताओ क्या आएगा पैकिंग फ्रैक्शन? ये एंगल है 60, ये एंगल है 60, ये एंगल है 60, अगर ट्रायंगुलर की बात करोगे तो इस ट्रायंगल के अंदर ऑन एन एवरेज कितने एटम्स हैं भाई? 60 पे है तो 1/6 आएगा, इंटू 3 आएगा। लो Yes, sir. 60, ये Yes, एटम्स sir. हो गए, ये तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यही तो होंगे, इंटू πr², क्योंकि एरिया होता है उसका, और डिवाइडेड बाई ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 2r का स्क्वायर √3/4, यही आएगा। क्या आ रहा है भाई? ये Yes, sir. Yes. सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है क्या? पूछ रहे हैं तुम लोगों से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, यही sir. आ रहा है। लो, ये तो बड़ी अच्छी चीज आ गई। इसका मतलब है कि भैया जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसका आंसर और ट्रायंगुलर पैकिंग का आंसर सेम आ रहा है, और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि ऊपर चल के दिखाते हैं। कहाँ गया कहाँ गया? ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अबे क्या वो साले ट्रायंगुलर पैकिंग ही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अरे sir. इन सबको ज्वाइन करोगे, इन सबको ज्वाइन करोगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुल मिला के ट्रायंगुलर पैकिंग को ही एक्सटेंड करके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई गई है। तो इसका मतलब जो आंसर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का है 2 डायमेंशन में, वो ट्रायंगुलर पैकिंग का भी आएगा, तो वो बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। तो हमने 2 डायमेंशन में भी पैकिंग बताई और 3 डायमेंशन में पैकिंग बताई। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है मेरे भैया कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। ये अभी तक तुम्हारे लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं था, टास्क तो अब आ रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और अच्छा खासा डिफिकल्ट है, अच्छा खासा, मतलब हल्का नहीं है ये। लेकिन हम आपको बता दें, कल भी हमने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल अगर डील करना हो तो हमेशा ज्योमेट्री से डील करा करो, मैथमेटिक्स मत लगाना। देखो मैथमेटिक्स अलग है, ज्योमेट्री अलग है, प्रिसाइजली। मैथमेटिक्स क्या है, बिना एंगल के चल नहीं सकता, और ज्योमेट्री जो होती है वो बिना एंगल के चल सकती है, क्योंकि उसमें आइडियाज लगाए जाते हैं, ये ऐसे ऐसे करके होता है जो। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, हमने पूरे टेट्राहेड्रन का कल ऑपरेशन कर दिया था, और कहीं भी साइन कॉस टेन की वैल्यू नहीं ली थी, नहीं तो 109 डिग्री 28 मिनट 54.5 डिग्री ये सब लेना पड़ेगा। हमने किसी बोला था टेट्राहेड्रन के सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस और दो कॉर्नर की डिस्टेंस, ये सब आपने वैसे ही कैलकुलेट कर लिया था। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड लिखा है इसमें, ये ध्यान से देखना है। हम पूछना चाहते हैं आपसे टेट्राहेड्रल वॉइड में कि ये देखो, वी नो दैट, थोड़ा पढ़िए इसमें, कि alternate corners of a cube join together to form a regular tetrahedron whose center coincides with the body center। मेरे भाई हम ये कहना चाहते हैं कि alternate corners पे आप बॉल्स रखो, एटम्स रखो, सिमिलर साइज के एटम्स। आपने ये रख दिया एक alternate कॉर्नर पे, आपने ये रख दिया एक alternate कॉर्नर पे, आपने ये रख दिया एक alternate कॉर्नर पे, और आपने ये दिख नहीं रहा, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये रख दिया ऑल्टरनेट कॉर्नर पे। तो कल हमने कैलकुलेशन से दिखा दिया था कि ये सब अगर ज्वाइन करोगे तो एक टेट्राहेड्रन बनेगा, रेगुलर टेट्राहेड्रन, जिसका सेंटर कोइंसाइड करेगा बॉडी सेंटर से। याद आ रहा है कुछ? है मेरे भैया, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल ही प्रूव कराया था और आज की क्लास में भी शुरुआत में दिखाया था हमने।
तो ये तो आपको प्रूफ हो गया। चलिए 3D में दिखाना फिर से बार बार हो, फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं थोड़ा क्लास रिवाइज करके बैठा करो। तो ये हो गया। फिर पूछ रहा है उसने कि मेरे भाई अगर आप सारे कॉर्नर पे एटम रखोगे, एक ध्यान से सुनना, मैं एकदम ध्यान से सुनना, तो क्या बॉडी सेंटर पे खाली जगह बचेगी? बताओ बचेगी कि नहीं बचेगी? उसका प्रूफ देना पड़ेगा तुम्हें। अगर बचेगी तो प्रूफ देना पड़ेगा। और यही जो बॉडी सेंटर पे खाली जगह बचेगी, उस खाली जगह का सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर कहलाएगा। समझ रहे हो? मैं जो बॉडी सेंटर Yes, पे sir. खाली जगह बचेगी, हाँ, अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो। अब तुम ये बताओ हमको, प्रूफ करके बताओ कि बीच में खाली जगह है ही। अच्छा, ये जो दो कॉर्नर वाले एटम है, दो कॉर्नर वाले, एक ये और एक ये, क्या ये टच कर रहे हैं दोनों? अरे एक ये कॉर्नर वाला और एक ये कॉर्नर वाला, ये टच कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे ना? मैं लो यार, नहीं बता रहे हो तुम लोग। Yes, sir. Yes, sir. भाई ये टच कर रहे होंगे, आराम से टच कर रहे होंगे, क्योंकि कल आपने देखा था ना टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते टाइम, ये दोनों टच कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि दो एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कितनी होगी? a√2 आएगी। 2r इज इक्वल टू Yes, sir. यस सर। Yes, sir. a√2। हम इसलिए बोलना चाहते हैं कि बॉडी सेंटर खाली जगह होगी, क्योंकि बॉडी सेंटर से ये डिस्टेंस, किसी कॉर्नर की डिस्टेंस, रादर बॉडी डायगोनल की लेंथ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, a√3/2। और बॉडी डायगोनल के लॉन्ग कोई एटम है नहीं। तो कहीं भी आप देखोगे, क्या बॉडी सेंटर अभी विजुअलाइज कर पा रहे हो? खाली जगह होगी बॉडी सेंटर। हो, लग रहा है Yes, तुम sir. लोग नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, 2r इज इक्वल टू a/√2 आया, तो r की वैल्यू क्या आ गई? a के टर्म्स में r की वैल्यू क्या आई भाई? a/√2 आएगी। Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है, r की वैल्यू a/√2 आई। तो इसका मतलब है अगर सेंटर, बड़ी बॉल का सेंटर कॉर्नर पे है, तो वो a/√2 डिस्टेंस तक फैला होगा, a/√2 डिस्टेंस तक फैला होगा। बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होती है? क्या a√3/2 डिस्टेंस होती है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तुम हमको ये बता दो कि a/√2 बड़ा है या a√3/2 बड़ा है? a√3/2 बड़ा आएगा, बड़ी डिस्टेंस होगी a√3/2। Yes, sir. यस सर। तो मेरे भैया अगर a√3/2 बड़ी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस काफी दूर है, और दोनों कॉर्नर से कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस कम है। तो जब कॉर्नर से कॉर्नर वाला टच कर गया है, तो बॉडी सेंटर से कॉर्नर वाले के बीच में जगह नहीं बच जाएगी, खाली खाली जगह होगी। यस सर। Yes, sir. हाँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे, फिर से चलो एकदम t=0 से शुरू करते हैं फिर से। ये क्या, ये तो प्रूफ हो गया। शुरुआत करते हैं कि alternate corners of a cube join together to form a regular tetrahedron whose center coincides with body center of cube। मतलब अगर चार बॉल आप ऐसे लगा दो, एक क्यूब बना के उसके ऑल्टरनेट कॉर्नर पे चार सिमिलर साइज की बॉल लगा दो, जिससे कि ऑल्टरनेट कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच कर रहे हो। कोई भी ऑल्टरनेट कॉर्नर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो a/√2 रादर a√2 होती है, तो वो सब टच कर रहे होंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी दो बॉल के बीच की। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो गई, तो बॉडी सेंटर पे खाली जगह होगी, और उस खाली जगह को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि इन सारी चारों बॉल्स को जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है वो टेट्राहेड्रल वॉइड ही कहलाएगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रन बना है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बॉडी सेंटर पे मैक्सिमम बड़ी बॉल कितनी रख सकते हो? कितनी बड़ी बॉल रख सकते हो जिससे कि ये मतलब टेट्राहेड्रन डिस्टर्ब ना हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे भैया? यस सर। ये क्वेश्चन है। Find maximum radius of a small ball which can be placed in tetrahedral void without disturbing the structure।
कुछ समझे? कुछ समझ में आ रहा है मेरे भैया कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। ये सर आ रहा। तो वो सब करने के लिए तुम यहाँ से कैलकुलेशन करो, यहाँ से इस जगह से कैलकुलेशन करो, या तुम्हें और कहीं स्पेस ले चल के कहो दिखा दो, यही से करो, यहाँ से कैलकुलेशन करो। सपोज करो आपने इस टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में बॉल फिट कर दी, और आपको ये पता है कि पहले से जो दो बॉल्स यहाँ पे रखी हुई है किनारे किनारे, इन बॉल्स आपस में, ये वाली बॉल्स टच कर रही है, क्योंकि ऑल्टरनेट कॉर्नर वाली बॉल टच कर रही है भैया, बताओ टच कर रही है? तो टच ये करने सर। के हिसाब से, टच करने के हिसाब से ये वाली डिस्टेंस जो आ रही है, तो 2r इज इक्वल टू a√2 आ रही है रेड पेन वाली, बताओ। यस सर। ये सर। और तुमको ये भी पता है कि बॉडी सेंटर से, ध्यान से देखना बे, बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस, बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस, बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस जो है वो आ रही है a√3/2। और क्या इस a√3/2 को हम स्मॉल r प्लस कैपिटल R लिख सकते हैं? क्योंकि स्मॉल r की तो वहां बॉल होगी, छोटी सी ब्लैक कलर की बॉल बना देते हैं। यस सर। समझ रहे हो भैया? ये सर। हमें नहीं समझ पा रहे हो क्या? समझ रहे हैं सर। हम्म। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई कैपिटल R के टर्म्स में, बताओ यहां से सॉल्व करके। दो इक्वेशन है, बस सॉल्व कर लो। नहीं सॉल्व करोगे? बताओ। बताओ मेरे भैया, बताओ बताओ। सर √3 माइनस √2 अपॉन √2 इंटू कैपिटल R। बहुत प्यारा बच्चा है ये। √3 माइनस √2 अपॉन रूट सर √2। √2 इंटू कैपिटल R। बहुत बढ़िया बताया इसने। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे 0.225 R आती है। नीचे देखो, ये समझ में आ गया कि चल नीचे? ये सर। यस सर। यही आंसर आया है, √3 माइनस √2 अपॉन √2 R। कैसे कैलकुलेट किया? अब उसके लिए हम थोड़ा अलग तरीका ही बता रहे हैं। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो दूसरे तरीके, एक नए तरीके समझो, नए तरीके समझो, नए तरीके विजुअलाइज करना है इसको। पहले तो ये मैक्सिमम रेडियस ऑफ अ स्मॉल बॉल व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन टेट्राहेड्रल वॉइड, ये नए तरीके समझिए। हम ये बोलना चाहते हैं, पहले ध्यान से सुनना, फील करना पड़ेगा, फील एकदम आईज क्लोज करके, या मतलब देखो अभी, जैसे आप 3 फुटबॉल स्कूल में, सब आपके घर में 3 फुटबॉल है, आपने तीनों फुटबॉल को ऐसे सटा दिया, तो ये तीनों ऐसे दिखेंगी आपको सटाने के बाद? बताओ भैया, ऐसे दिखेंगी? दिखेंगी नहीं दिखेंगी? यस सर। ये सर। इन तीनों फुटबॉल का सेंटर, या जो भी बॉल है, इनका सेंटर जॉइन, इनका सेंटर एक पर्टिकुलर प्लेन में लाई करेगा? इनका सेंटर यस तीनों सर। का, अब इन तीनों को सेंटर पे ज्वाइन करने वाला एक प्लेन बनाए, तो क्या उस प्लेन में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लाई करेगा? बताओ भैया। यस सर। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, क्या ग्राउंड से r हाइट ऊपर उठ के बना होगा? बताओ। ग्राउंड से r हाइट के ऊपर, ये वाला r हाइट उठ के गए होंगे, तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं मेरे भाई, ये 3 बॉल के ऊपर, ऊपर लाके, ऊपर एक बॉल रेड कलर की हम डाल देते हैं, ऐसे ऐसे डाल देते हैं रेड कलर की बॉल, इनके ऊपर लाके डाल देते हैं। तो जो इन चारों बॉल्स का एक सेंटर बनेगा, वो सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड रिप्रेजेंट करेगा। वही हमने यहाँ बनाया है इधर पे। इसको समझने के लिए आप 3D वाले डायग्राम में चलिए, वहां से दिखाते हैं आपको टेट्राहेड्रल वॉइड थोड़ा अलग तरीके। देखिए, रुक जाओ भैया, बता रहे हैं अभी आपको टेट्राहेड्रल वॉइड। रुक जाना, अलग से भी दिखाते हैं तुम्हें। हेक्सागोनल आ गया, ऊपर था वैसे टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन अब
और क्लियर दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड पे आते हैं। ये देखो दोस्त, ये देखो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड थोड़ा अलग तरीके करके दिखाया है। कहाँ गया? टू टू 5 आ गया। थोड़ा कितना, मतलब एक इजी सा दिखाना चाह रहे हैं आपको। समझते जाओगे तुम लोग। ये दिख रहा है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जो लेफ्ट साइड में ब्लू बॉल्स दिख रही हैं। लेफ्ट साइड में ब्लू बॉल्स दिख रही हैं बे। यस सर। यस सर। यस सर। 3 ब्लू बॉल्स हमने आपको दिखाया है, 3 ब्लू बॉल्स। ठीक, ये तीनों ब्लू बॉल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्राउंड लेवल पे है, और एक डैश 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 करके एक बॉल लगाई है। वो हमने वही बोला था, ऊपर से लाके इस बॉल को रख दो। तो इसे बोलते हैं कि बीच में एक येलो कलर की जो बॉल है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है। और डिटेल में समझना चाहते हो तो एकदम राइट पे, राइट साइड में आओ। एक पिंक कलर की छोटी सी बॉल बनाई हुई है। अबे 3 बॉल रखे हैं, व्हाइट कलर की 3 बॉल दिख रही हैं आपको राइट साइड में। अरे जो स्क्वायर का स्ट्रक्चर बना है क्यूब का, उसके नीचे यस सर। 3 यस फुटबॉल है। सर। तीनों फुटबॉल के ऊपर एक पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की एक बॉल रखी हुई है ऊपर। वो एक्चुअली में टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर पर रखी है। वो वही येलो वाली बॉल है जो लेफ्ट साइड में दिखाई हुई है। समझ में आ रहा है दोस्त? वही येलो वाली बॉल है ये। क्लियर है? यस सर। तो इसी का हम लोग, और इसी से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो कैलकुलेशन ये करना चाहते हैं कि जो आपने 3 ये व्हाइट कलर की बॉल बनाई हुई है, 3 व्हाइट कलर की बॉल्स, इन तीनों को ज्वाइन करने वाला अगर सेंटर बनाओगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से कुछ हाइट ऊपर उठ के क्या पिंक वाली बॉल का सेंटर आएगा? अबे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो राइट साइड में व्हाइट कलर की हमने बॉल बनाई हुई है, राइट साइड वाला स्ट्रक्चर 3D में, तो व्हाइट कलर की बॉल्स को ज्वाइन करते हुए अगर आप एक ट्रायंगल बनाओगे, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड या सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर के जस्ट ऊपर थोड़ी हाइट पे पिंक वाली बॉल का सेंटर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं यस मिलेगा? सर। मिलेगा। थोड़ी सी हाइट पे। और वही सेंटर जो होता है वो हमारा कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर। कुछ समझ में आया मेरे दोस्त? कुछ समझ में आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, कुछ आपको समझ में आ रहा है तो आगे चल के और बताते हैं आपको। अभी रुक जाइए, रुक जाइए, अभी और भी है। अभी एक एक करके हट जाओ। ये तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या हमने ये तरीका आपको सही बताया था जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यूब वाला, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाला? कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा इससे, बिना एंगल के भी हो गया ये क्वेश्चन। बहुत लोग एंगल निकालते हैं, साइन कॉस टेन करते हैं। तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्या एंगल्स की? नो सर। बताओ भैया, तुम लोग बताते नहीं हो यार। समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो यहाँ से क्या आपका आर की वैल्यू आ गई? वो 2√3 माइनस √2 अपॉन √2 इंटू आर, जिसकी अभी रेडियस रेशियो इसी से बताएंगे। लेकिन पहले ये पता तो होना चाहिए, तब रेडियस रेशियो कर पाओगे। तुम लोग 12th क्लास में देखे होंगे रेडियस रेशियो। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि कितना इजी हो जाता है टेट्राहेड्रन को डील करना, अगर 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 तुम ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को ज्वाइन करके आप बना लो तो। और जानते हो जो अभी हमने व्हाइट कलर की बॉल्स बनाई थी, अगर तुम विजुअलाइज करोगे तो भैया एक व्हाइट कलर की बॉल ये थी, एक व्हाइट कलर की बॉल ये थी, और एक व्हाइट कलर की बॉल ये थी। ये तीनों एक दूसरे को टच कर रही थी। ये तीनों को अगर हम बनाएंगे तो ये तीनों यही थी, यही वाली बॉल। फील कर पा रहे हो? यही बॉल है। क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस क्या क्या है, एक बात बताओ। ये वाली डिस्टेंस क्या है? a√2। ये वाली डिस्टेंस क्या है? a√2। और ये वाली डिस्टेंस क्या है? ये भी a√2 डिस्टेंस है। अबे भाई, यस सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? a√2 होगी? नहीं होगी? बताओ बे, यस सर। a√2 होगी? यस सर।
अच्छा, इस जो ब्लैक से बना रहे हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये भी रूट 2 होगी। यस यस सर। सर। और मेरे भाई एक बात बताओ, जरा जरा ये बताना, ब्लू पेन से बना दे। इस कॉर्नर देखो, देखने में लंबा लग रहा है, ये देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे? इस डिस्टेंस को जो ब्लू पेन से बनाया है, ए रूट ए रूट 2 है? ए रूट 2 है कि नहीं है, बताओ। यस सर है। है डिस्टेंस। तो मेरे भैया जो जान रहे हो, हमने 3 बॉल अभी सटाया था। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, रेड वाला, ब्लैक वाला और ब्लू वाला, ये मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। यस सर। तो मेरे भाई वो यही है कि 3 बॉल्स को आप बगल बगल अगर रखोगे लाके 3 बॉल्स को, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। उन्हीं में से एक लाइन को हमने रेड पेन से बना दिया है, एक को बना दिया है ब्लू पेन से, एक को बना दिया है ब्लैक पेन से। और फिर इसके बाद एक बॉल ऊपर से रखते हैं लाके, तो उस बॉल को भी हम दिखा दें कि इन सारे सेंटर से इक्वल हाइट होगी। जैसे ये ग्रीन वाले से पूछ रहे हैं, ये जो ग्रीन है पेन से एक हम बना रहे हैं, इसकी हाइट, इसकी लेंथ कितनी होगी? ग्रीन वाली लेंथ ए रूट 2 ए रूट 2 होगा। बहुत प्यारा बच्चा। इससे इसकी डिस्टेंस क्या होगी? ये नया वाला जो ग्रीन बना रहे हैं, नया वाला ग्रीन, इसकी डिस्टेंस क्या होगी? ये भी ए रूट 2 ए भी ए रूट 2 ही होगी। ये भी ए रूट 2 होगी। और इस वाले सेंटर से, जिसको येलो पेन से बना रहे हैं, इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस, ये भी ए रूट 2 आएगा। यस सर। तो मेरे भैया, इसका मतलब ये है कि जो 3 बॉल आपने बनाई है, इसके ऊपर ये 4th वाली बॉल ब्लैक कलर से बनाएंगे, तो ये यही स्ट्रक्चर तो आ रहा है जो आपने क्यूब का बनाया है स्ट्रक्चर। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब जॉइन टुगेदर टू फॉर्म रेगुलर टेट्राहेड्रन, है कि नहीं? Yes, sir. समझ यस में आ सर। गया? तो चाहे डायग्राम बना के समझो, चाहे आप वैसे समझ लो, प्रूफ हम आपको कल भी दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं कि ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रेगुलर टेट्राहेड्रन whose center coincides with the body center, और बॉडी सेंटर पे खाली जगह होती है। क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ऐसे हमेशा विजुलाइज करना, टेट्राहेड्रन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलकुलेशन करना हो तो 0.225 आर करके हमने अभी आपको बता दिया है। कैलकुलेशन कैसे करते हो फिर से बता दें, कैलकुलेशन की समझ में आ गया? क्लियर हो गया भैया? Yes, sir. यस सर समझ गए। यस सर। बताना जरूर। तो ये समझ में आ गया। तो उसी टेट्राहेड्रन को जो हमने अभी ऊपर बताया है, क्या ऐसे भी आज के बाद विजुलाइज किया जा सकता है कि 3 बॉल्स हैं हमारे पास, इक्वल साइज की 3 फुटबॉल्स हैं, तीनों फुटबॉल को हमने बगल 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 सटा के रख दिया, इनके ऊपर एक फुटबॉल और लगा दिया जिसको डैश 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 ऐसे कर देते हैं। तो इन चारों के सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन बनेगा जिसका सेंटर इन चारों के सेंटर में आएगा बीच में। बताओ, वही चीज तो है। यस सर। यस सर। और उस जगह पे खाली जगह होगी, और उससे बोलेंगे कि ये टेट्राहेड्रन का सेंटर है। आगे चल के टेट्राहेड्रन ऐसे ही विजुलाइज करना, अभी और आएगा टेट्राहेड्रन, आएगा आएगा। ये एक्चुअली में क्या है, हमारे लेक्चर नोट्स थोड़े मिसिंग हो गए, तो हमने किसी बच्चे के लेक्चर नोट्स इसमें ऐड कर दिए। पढ़ाया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड का आर मैक्स कितना आ गया, 0.225 आर। टेट्राहेड्रल पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर वॉइड। तो स्क्वायर वॉइड की पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, 0.414। अभी निकाले थे तुम लोग, निकाले थे कि नहीं निकाले थे स्क्वायर वॉइड की पैकिंग? ऊपर यार यस सर 0. निकालिए। यस सर। मतलब क्या है कि टेट्राहेड्रल वाले में बहुत छोटी जगह बचती है, ऑक्टाहेड्रल वाले में बड़ी जगह बची थी। तो जब ज्यादा बड़ी जगह खाली थी, इसका मतलब वो एफिशिएंट पैकिंग थोड़ी होगी। मतलब ये कहना है कि अगर 4 बॉल्स को तुम्हें फिट करना है, तो 4 बॉल्स को ऐसे फिट करोगे, ब्लैक पेन से ऐसे फिट करोगे, या उन 4 बॉल्स को तुम ऐसे फिट करोगे, 3 बॉल्स ऐसे रख के चौथी बॉल इसके ऊपर डैश 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 के फॉर्म में। बताओ एफिशिएंट कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल वाली। टेट्राहेड्रल वाली। टेट्राहेड्रल वाली होगी, क्योंकि अगर तुमने ब्लैक कलर से फिट किया
तो उसके बीच में जो खाली जगह आ रही है 0.414 आर आ रही है, और जो हमने रेड पेन से फिट करवाया है तो उसके हिसाब से अगर खाली जगह आ रही है 0.225 आर आ रही है। मतलब कब स्पेस खाली है, मतलब सारा स्पेस भरा भरा सा लगेगा। मतलब आपको अगर बहुत सारी फुटबॉल दे दी जाए, मतलब आपको कोई बोले कि हमारे पास 10,000 फुटबॉल है, एक कमरे में उनको फिट करना है, एक पर्टिकुलर कमरे में, रूम में, तो रूम में फिट करना है, तो आप कैसे फिट करोगे कि ज्यादा से ज्यादा बॉल अंदर आ जाए? टेट्राहेड्रन बना बना के डालोगे? बताओ भैया, ऐसे ही करोगे? यस सर। Yes, sir. तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ फुटबॉल आ जाएंगे अंदर उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में। आगे चले, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आते हैं। लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या होता था? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था। क्यों? बॉडी सेंटर पे एटम होता था, उसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे 4 एटम होते थे, तो वो होता था टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। लिखा है इसमें, फाइंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ अ स्मॉल बॉल व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर। ये पूछा है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, हम तुमको चल के कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है? ध्यान से सुनना बे। सपोज करो हमने 4 बॉल ऐसे बना दिया, 4 फुटबॉल आप ले लो, ऐसे 4 फुटबॉल हमने ले लिया, ऐसे। 1 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बड़ा बड़ा बना देते हैं। इन चारों को सटा दिया। अब एक काम करो, नीचे से एक बॉल इसमें लेके आओ, नीचे से, नीचे से वो ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे से एक बॉल यहाँ पे रख दो, और एक इसके ऊपर से एक बॉल रख दो, तो इनके बीच में खाली जगह होगी? नहीं समझ पा रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके बताते हैं। एक काम करो आप, एक काम करो, एक ये बना दो आप, ये ज्योमेट्री ऐसे और ऐसे, यहाँ पे बॉल्स रख दो, बॉल 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 बॉल, और ऊपर एक बॉल और एक नीचे एक बॉल। इन सबको एक साथ अगर सटा दो, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 4 स्क्वायर वाली बॉल है वो एक साथ चारों टच करेंगी? ऊपर वाली बॉल और नीचे वाली बॉल जस्ट उसके ऊपर फिट हो जाएगी? बताओ भैया, फिट होगी कि नहीं फिट होगी? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या भाई? यस सर, होंगी। चलो, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आओ, चुपचाप देखना, बोलना नहीं बीच में। जैसे जैसे, अरे यार, जैसे आप यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे एक क्यूब है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो जो एक पिंक कलर की बॉल आपको दिख रही है, बीचों बीच एक पिंक कलर की बॉल दिख रही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। उस पिंक कलर की बॉल से 6 बॉल्स व्हाइट कलर की आपको दिख रही हैं, और ये 6 की 6 बॉल्स अगर आप ध्यान से देखोगे, तो क्या आपको फील हो रहा है सारी की सारी बॉल फेस सेंटर पे है कि नहीं? Yes, सारी की sir. सारी बॉल फेस सेंटर पे दिख रही है। यस। यस सर। तो बस हो गया, फेस सेंटर पे बॉल दिख रही है तो बस फिनिश हो गया। अब करना क्या है इसमें? जगह हमारे पास है नहीं बनाने वाली, कहाँ बना दें? लो यहाँ देखो, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे क्यूब है, ऐसे क्यूब हमने बना दिया, और इनकी इस क्यूब के सारे सबको हम ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे ज्वाइन करके हमने बना दिया, ठीक। और यहाँ पे इसके बॉडी सेंटर पे कोई बॉल है, इसके बॉडी सेंटर से हम ऊपर वाले फेस को जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, नीचे वाले फेस को जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। 2 फेसेस बन गई भैया। लेफ्ट वाले फेस को जोड़ेंगे तो ये फेस सेंटर है,
राइट वाले फेस को जोड़ेंगे तो ये फेस सेंटर है। क्या आपको एक स्क्वायर बनता नजर आ रहा है ऐसे? स्क्वायर, Yes, स्क्वायर sir. बना? यस सर। हाँ 4 हो गया, लेकिन अभी 2 फेस सेंटर और है, 2 फेस सेंटर और है। क्या वो दोनों फेस सेंटर आपको विजुअलाइज हो सकते हैं? एक अगर हम यहीं पे एक ये बना देते हैं फेस सेंटर सामने वाला, और एक पीछे जाके बना देते हैं यहाँ पे, क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो फेस सेंटर? यस Yes, sir. तो फेस सेंटर हो गया ये। तो ये क्या भैया, मतलब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, पहले वो रेड और ब्लू वाला वैसे दिखा दें आपको जो भी है। ये इतने फेस सेंटर जोड़ दिए गए, तो क्या ये साइकिल टाइप से अगर बनाओगे तो स्क्वायर आएगा? ये स्क्वायर, स्क्वायर आएगा बे? Yes, sir. तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि 4 बॉल हमने सटा दी हो और एक बीच इन चारों को सेंटर को ज्वाइन करने वाला एक स्क्वायर आ जाए? आएगा? यस आएगा ना भैया? बताओ मेरे Yes, sir. दोस्त। आएगा. ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे एक फेस, सामने वाले फेस पे एक बॉल है और पीछे वाले फेस पे एक बॉल है, तो इन सब को ज्वाइन करोगे, अगर सबको ज्वाइन करोगे, जो येलो पेन से ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे एक स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर के बाद अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करोगे तो ऐसे स्क्वायर बाई पिरामिड नहीं बन रहा है? अरे स्क्वायर बाई पिरामिड, यस सर बताओ भैया, स्क्वायर बाई पिरामिड बन रहा है ये? यस Yes, सर sir. तो स्क्वायर बाई पिरामिड को ही हम लोग ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। आपको कितनी बार पढ़ा चुके हैं स्क्वायर बाई पिरामिड ऑक्टाहेड्रन होता है? स्क्वायर बाई पिरामिड को ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। ऐसे कि स्क्वायर आपने बना दिया, और स्क्वायर बनाने के बाद ऐसे बनाते थे, नीचे एक बनाते थे, और इन सबको कॉर्नर्स अगर जोड़ते थे, इसको यहाँ जोड़ते थे, इसको यहाँ जोड़ते थे, इसको यहाँ जोड़ते थे, इसको यहाँ जोड़ते थे, स्क्वायर पिरामिड होता था। और नीचे भी जब आप जाते थे, इसको इससे जोड़ते थे, इसको इससे जोड़ते थे, इसको इससे जोड़ते थे, इसको इससे जोड़ते थे, बाई पिरामिड बन जाता था, स्क्वायर बाई पिरामिड। Yes, sir. बताओ। तो भैया वही बता रहे हैं हम आपको कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में जो ऑक्टाहेड्रन होता है वो स्क्वायर बाय पिरामिड है। यहाँ पे 4 बॉल्स रखी होती हैं, ऐसे बॉल 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 बॉल। एक बॉल कुछ हाइट पे ऊपर रखी होती है और एक बॉल कुछ हाइट पे नीचे रखी होती है। समझ में आ रहा है? अच्छा एक काम करो, विजुअलाइज करो। आप जिस रूम में बैठे हुए हो, ध्यान से सुनो, उसके बॉडी सेंटर पे बैठ जाओ और सारे फेस सेंटर पे बॉल लगा दो। तो क्या बॉडी सेंटर यही रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर बाय पिरामिड का सेंटर? बॉडी सेंटर क्या यही रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर बाय पिरामिड का सेंटर? Yes, sir. यस सर हाँ, तो बॉडी सेंटर रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है वो? यस सर होगा Yes, सर sir. हाँ, तो वही तो हम भी कह रहे हैं भैया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सेंटर। तो देखो कुछ नहीं, वो स्ट्रक्चर जो बनाया है वो यही, ध्यान से देख लो उसको और कैलकुलेशन कर लो। और वो जो एडिटेबल है ना, जो हमारे पास जो वो वाली फाइल है जिसको हम दिखा रहे हैं अभी, वो इसमें ना आईपैड में एडिट नहीं हो पा रही है। हम उसका पीडीएफ बना के फिर एडिट करेंगे, अभी मतलब अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। अभी देखो पहले, तो अगर आपने बॉल्स रखी हुई है स्क्वायर बाय पिरामिड में, स्क्वायर बाय पिरामिड के ऊपर बॉल रखी है, मान लो एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, ऐसे करके, और एक यहाँ पे, तो इन सबको ज्वाइन करोगे तो बीच में एक वॉइड आएगा, खाली जगह आएगी, उसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सेंटर बोलते हैं। और ये सारी बॉल्स एक दूसरे को टच कर रही हैं, मतलब ये 4 बॉल जो ऊपर इधर वाली है वो टच कर रही है अंदर वाली। मतलब आप 4 फुटबॉल ऐसे अगर आप लेके चारों को सटा दो, इसके ऊपर एक फुटबॉल डाल दो, इसके एक नीचे फुटबॉल डाल दो, तो क्या आपको फील हो रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही बनेगा बीच में? यस सर Yes, ठीक sir. है, बस हो गया हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन करोगे, बोला है फाइंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ अ स्मॉल बॉल व्हिच कैन बी प्लेस्ड एट octahedral void without disturbing the structure. तो without disturbing the structure, r plus r cos 45 is equal to r, और r plus r is equal to r root 2
ऐसे कैलकुलेट करके आ जाएगा। आर मैक्स की वैल्यू 0.414 आर आ जाएगी। तो स्क्वायर वॉइड के तरीके ही करना है इसको, हो जाएगा भैया। यस सर, हो जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। क्यूबिकल वॉइड पे आते हैं। क्यूबिकल वॉइड क्या होता है कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है, आपने देखा था कल सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में सारे एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, सारे एटम्स। तो जब सारे एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, वो सब एक दूसरे को कॉर्नर वाले अगले वाले कॉर्नर को टच कर रहा होता है। बॉडी सेंटर पे खाली जगह होती है, बताओ भैया, खाली जगह होती है कि नहीं होती बॉडी सेंटर पे? यस सर, होती। तो बॉडी सेंटर पे खाली जगह होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्यूबिकल वॉइड रिप्रेजेंट करेगा। नहीं फील कर पा रहे हो? एक काम करो, सुनो तो। आप जिस रूम में बैठे हो, सोचो उसके सारे कॉर्नर पे एटम है, और वो कॉर्नर वाला कॉर्नर को टच कर रहा है, तो क्या बॉडी सेंटर पे खाली जगह नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? डिस्टेंस छोटी नहीं पड़ जाएगी बॉडी सेंटर वाली? मतलब बड़ी डिस्टेंस होगी, बॉडी सेंटर पे खाली जगह यस होगी। सर। यस सर। तो उसका, आप बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होती है पहले तो बताओ। बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होती है? A√3/2। 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 अब बॉडी सेंटर पे कोई बॉल रखा है तो उसका रेडियस r, और जो कॉर्नर पे बॉल है उसका रेडियस r, तो एक तो रिलेशन ये आ गया। और सारे कॉर्नर वाले को टच कर रहे हैं, तो 2r इज इक्वल टू एक रिलेशन आ जाएगा a। क्या इन दोनों की हेल्प से स्मॉल r की वैल्यू निकाल दोगे? बताओ। यस सर। यस सर। और स्मॉल r की वैल्यू √3 - 1r आ जाएगा, 0.732। ये क्यूबिकल वॉइड होगी। क्यूबिकल वॉइड होगी कि नहीं होगी ये? यस सर। यस सर। आपने क्या किया है अभी तक, क्या किया है सुनो तो। हमने ये बोला है कि 2 डायमेंशनल पैकिंग अगर होती है, तो चाहे ट्रायंगुलर 2D में ट्रायंगुलर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग, ऑक्टाहेड्रल पैकिंग, इनका आपने पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकाला। फिर 3 डायमेंशनल पैकिंग में आपने ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, स्क्वायर वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड डील किया, और इनमें ये फिट किया इन सब में कि फाइंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ अ स्मॉल बॉल व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, स्क्वायर वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड, जिससे कि वो वॉइड फॉर्म करने वाले एटम्स डिस्टर्ब ना हो, विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर। तो सबका रिलेशन निकाल दिया आप लोगों ने? निकाले हो सबका रेडियस का आंसर? बताओ। यस सर। यस सर। इसी के बेसिस पे रेडियस रेशियो बताया जाता है। इसी के बेसिस पे जो आपने एनसीईआरटी में देखा होगा क्लास 12th में, रेडियस रेशियो ऐसे करके, रेडियस रेशियो का प्रूफ हमने आपको दे दिया। और रेडियस रेशियो का प्रूफ होने के बाद 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3D में आपने क्या देखा था अभी कि नेम ऑफ वॉइड और रेडियस, स्मॉल बॉल, बड़ी बॉल। अगर ट्रायंगुलर वॉइड होती है तो आपने अभी आर मैक्स, छोटा आर क्या निकाला था? 0.155 आर निकाला था। यही आया था भैया? बताओ मेरे दोस्त, ट्रायंगुलर यस वॉइड में। सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि वॉइड का वॉल्यूम, वॉइड का जो रेडियस होता है अपॉन बड़े वाले रेडियस, बड़ी वाली बॉल का रेडियस, उसका रेशियो कितना आएगा? क्या वॉइड वाला जो रेडियस था वो स्मॉल आर था, और बड़ी वाली बॉल जो थी, बड़ी वाली स्फीयर, उसका रेडियस जो था वो कैपिटल आर था, सॉरी कैपिटल आर। इसका रेडियस 0.155 आएगा रेशियो। बताओ भैया। यस सर। यस सर। तो उसी का रिलेशन हमने हर केस में बताया है। सबसे पहले क्या बताया है? ट्रायंगुलर वॉइड, रेडियस रेशियो क्या आया उसका? 0.155। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया? 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कैसे बना था बे? अरे इन तीनों को जोड़ने के बाद बीच में ट्रायंगुलर वॉइड ही तो बना था। तो कितनी बॉल टच कर रही हैं? 3 बॉल टच कर रही हैं। तो 3 यस बॉल अगर सर। टच कर रही हैं, अगर 3 बॉल टच कर रही हैं, तो क्या आएगा भैया इसमें? ट्रायंगुलर वॉइड कितना आएगा? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा। यस सर। और टेट्राहेड्रल वॉइड अगर आप देखोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या है भैया?
बताओ। 0.225 आर अभी निकाले थे, तो 0.225 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, टेट्राहेड्रल मतलब 4। Yes, sir. नहीं समझ रहे हो? ऑक्टाहेड्रल Yes, sir. निकाले थे ऑक्टाहेड्रल 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्यूबिकल वॉइड में 0.732 अभी निकाले हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और एक अलग से स्क्वायर वॉइड होता है 3 डायमेंशन में। देखो, स्क्वायर वॉइड 3D में भी होता है, स्क्वायर वॉइड 2D में भी होता है, और दोनों में ही अगर आप 3D में देखोगे तो उसका रिलेशन ये आता है 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। बताओ भैया, बताओ बताओ। Yes, sir. Yes. तो ये रेडियस रेशियो याद रखोगे 3D वाले। Yes, 2D sir. वाले नहीं याद करने होते। Yes, वो sir. लास्ट में हमने स्क्वायर वॉइड लिखा है, वो 2 डायमेंशन में है। वो तो जस्ट आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि 2D और 3D स्क्वायर वॉइड दोनों का सेम आता है। बाकी वाले आप लोगों को आइडिया लग चुका है। ठीक है बच्चा, आगे चले। यस नहीं सर। चले? Yes, sir. बहुत बढ़िया। आते हैं हम लोग लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्लोजली पैक्ड लैटिस। लोकेशन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की क्लोजली पैक्ड लैटिस। नेक्स्ट क्लास में सॉलिड स्टेट ऑलमोस्ट वाइंड अप हो जाएगा। नहीं होगा। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्लोजली पैक्ड लैटिस। देखिए, लिखा है ना, क्लोजली पैक्ड लैटिस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोई बोले इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ नहीं, पहले रिजल्ट याद करो। पूरे केमिस्ट्री में कोई भी क्लोजली पैक्ड लैटिस हो, कोई बोले ये कहाँ मिलता है? जो आपने 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम देखे हैं ना, उन 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम के पैकिंग होती है भाई। किसी में क्यूब होता है, किसी में हेक्सागन होता है, एंड सो ऑन। तो उन सब में जो सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे जैसे क्यूब में क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर कौन सा होता है बे? एससीसी या बीसीसी या एफसीसी? कौन सा होता है क्यूब में क्लोजली पैक्ड? सबसे ज्यादा पैकिंग किसमें होती है? FCC. FCC. एफसीसी में। एफसीसी में। तो वही कहना चाहता है कि पहली बात तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में मिलते हैं। कोई बोले इसका मतलब सिर्फ एफसीसी में मिलेंगे, बिल्कुल। कोई बोले एससीसी में, ना तो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा ना ऑक्टाहेड्रल। कोई बोले बीसीसी में, इसका मतलब ये भी क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो ना टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा ना ऑक्टाहेड्रल। एफसीसी में, बिल्कुल ये क्यूब का क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसी में टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगे। और उनके नंबर्स क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं उसका डबल कर दो तो हो जाते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। कोई बोले सर, तो ऐसे क्या किसी भी बेसिक क्रिस्टल सिस्टम के जो सबसे ज्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर होगा उसी में पॉसिबल है? बिल्कुल। किसी भी बेसिक क्रिस्टल सिस्टम के हर एक स्ट्रक्चर में नहीं पॉसिबल है। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम का जो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है सिर्फ उसी में ही एफसीसी और ये उसी में टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। और उनका जो रेशियो होता है वो 2 होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वही हमने एक बार फिर से बताया है आपको कि इन अ क्लोजली पैक्ड लैटिस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका प्रूफ प्रूफ अभी दे देंगे थोड़ी देर में। बताएं भैया, समझ में आ रहा है दोस्त? आगे बताएं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इससे कन्विंस्ड हो ना तुम? पहले भी 12th में देख चुके होगे, लेकिन अभी कन्विंस हो रहा है उससे? ठीक है, आगे चले। Yes, sir. ठीक है, लिखा है नो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन एससीसी या बीसीसी बिकॉज दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। अब फिर लिखा है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑब्जर्व्ड इन एफसीसी ओनली। लोकेशन अब बताते हैं। कोई बोले से अच्छा चलो सर, तो ये तुम लोगों ने मान लिया कि अगर क्यूब का क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है जो कि एफसीसी होता है या उसी को सीसीपी बोलते हैं, तो उसी में टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे। अब इशू ये उठता है, इशू कि भैया वो होते कहाँ हैं?
यही तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आपने ये मान लिया कि होते हैं, और कहाँ होते हैं अब वो चल के बताए। यस सर। Yes, sir. लोकेशन लोकेशन चल के बताए भैया कि कहाँ पे होते हैं, यस तभी सर। तो समझ पाओगे। हाँ, लोकेशन अगर आप देखना चाहते हो तो उस लोकेशन के पहले, एक्चुअली हम ये सब क्लास पढ़ाते थे, जैसे अभी क्या ऑनलाइन जब से हो गया है तब से थोड़ा सा दिक्कत होने लगी। नहीं तो क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां पे विजुअलाइज करना आसान हो जाता है, क्योंकि जिस रूम में हम बैठे होते हैं वो रूम क्यूबिकल रूम है, तो वहां पे बड़ा इजीली विजुअलाइज करवा देते हैं। अब देखो थियरी में ऐसे बोल बोल के बोलना, तो क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट मतलब सही में विजुअलाइज कर लेते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, तो हम डायग्राम बना के दिखाएं। डायग्राम है हमारे पास, लेकिन उसको भी अभी समझाते हैं, पहले थोड़ा सा समझिए, इधर देखिए। लोकेशन ऑफ, पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा देते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और फिर प्रूफ करते हैं, प्रूफ। हमारी बात सुनो पहले, लिखा इसमें octahedral voids are present at all the edge centers as well as at the body center if, keeping in mind if the cube is FCC packed। अगर क्यूब FCC पैक्ड होता है तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो एज सेंटर पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे होते हैं, बाकी कहीं नहीं होते हैं। क्या कहना चाहता है ये, कि अगर क्यूब क्लोजली पैक्ड है तो एज सेंटर पे खाली जगह होगी और बॉडी सेंटर पे खाली जगह होगी। और मेरे दोस्त, तुम ये कर चुके हो। जब हमने आपको FCC पढ़ाया था तो हमने बोला था फाइंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ अ स्मॉल बॉल विच कैन बी प्लेस्ड एट द एज सेंटर एट द बॉडी सेंटर विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर। याद आ रहा है कुछ? यस सर। Yes, sir. वो कर चुके हो, चलो उसी को बता रहे हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे माइंड में ये तो आ रहा है कि एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे खाली जगह थी, और उस खाली जगह को इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड बोलते हैं। लेकिन उस जगह का नाम क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही क्यों होगा? क्योंकि उस जगह पे, उस जगह की विसिनिटी में 6 बॉल्स ऐसे होंगी जो इक्वी डिस्टेंट होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से उनको ऑक्टाहेड्रल कहा जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? नहीं समझ रहे हो? अभी प्रूफ दे रहे हैं इसका, बताएं आगे। है भैया? यस सर। यस सर। तो अच्छा, एजेस कितनी होती है? 12 एजेस। तो 12 इंटू 1/4, 12 इंटू 1/4। और बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1, तो 1 इंटू 1। तो क्या आपको यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर FCC क्यूब है, FCC स्ट्रक्चर है, तो 4 होंगे? अगर FCC है तो 4 होंगे? बताओ, नहीं होंगे? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अभी रुको, तुम बोलोगे सर इसका प्रूफ आपने दिया नहीं, अभी प्रूफ दे रहे हैं। पहले तो नंबर, पहले क्या होता है, हम नंबर बता रहे हैं सिर्फ। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे आ जाओ। तो पहले नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बता दे। उसके लिए हम ये बोलना चाहते हैं, एक क्यूब है उसको हम 8 छोटे 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 क्यूब में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम आपको कल बताए थे। फिर भी सुनिए, हमने बोला है a cube of edge length A can be divided in 8 equal mini cubes। 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर सकते हैं क्यूब को, ऑफ एज लेंथ A/2। इसका प्रूफ क्या होता है? अरे जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम अगर A क्यूब है तो उसमें 8 छोटे छोटे क्यूब बनाए हो, तो उसमें A क्यूब इज इक्वल टू 8B क्यूब हो जाएगा, 8B क्यूब। नहीं समझ रहे हो? अबे छोटा वाला क्यूब है, अगर उसका एज लेंथ तुम B मान लो, तो 8 छोटे छोटे क्यूब बनाए हो तो 8 इंटू B क्यूब हो जाएगा। और जो बड़ा वाला क्यूब है, क्या वो A क्यूब हो जाएगा? बताओ दोस्त। यस सर। नहीं समझ पा यस रहे हो? सर। या आप ऐसे एक काम करो, 8 छोटे छोटे ईंटें ले लो। घर में ईंट होते हैं ना आपके, ब्रिक्स होंगी घर के बगल में, क्यूबिकल ब्रिक्स। 8 छोटी छोटी ब्रिक ले लो और उनको ऐसे अरेंज कर दो, 1 2 3 4, एक प्लेन में ये हो गई, 4 इनके ऊपर लाके पटक दो। तो जब 8 ईंटें आप देखोगे तो इन सबका एक कॉमन पॉइंट बनेगा, सेंटर, कॉमन सेंटर। बताओ। यस सर बने। तो इन आठों ईंटों को जोड़ के एक बड़ा सा क्यूब नहीं बना सकते हो? बताओ, कह सकते हो ना कि 8 यस ईंटों को सर। मिला के भाई एक छोटा क्यूब है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो वो क्यूबिकल रूम है,
सपोज करो आपके रूम के ऊपर भी एक क्यूब ऐसे ही रूम है, एक नीचे भी है, एक लेफ्ट राइट ऊपर ऐसे हर तरफ, तो भैया 8 रूम को जोड़ के एक बड़ा सा रूम नहीं बना सकते हो क्यूबिकल? बना सकते हो कि नहीं बे? वही तो बता रहे हैं अब तुम्हें। क्लियर है? यस सर। तो मतलब जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, अगर कोई बोले आ जाए अभी तो मतलब ये जो प्लम्बर बोले आपके रूम में हम 8 छोटे छोटे रूम बना देंगे, तो बिल्कुल बना सकता है वो। आधा आधा कट करता जाए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो 8 क्यूब बना सकता है उसमें। वही बोला है हमने, क्यूब ऑफ एज लेंथ ए कैन बी डिवाइडेड इन 8 इक्वल मिनी क्यूब्स ऑफ एज लेंथ a/2। सबको समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है ये? यस यस सर। सर आ रहा। और द सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब रिप्रेजेंट्स अ टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी पढ़ा रहे हैं इसको, नीचे चलिए। नहीं हो पाएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, है ना दोस्त? अब इतना आप कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो बताओ अभी फिलहाल, है बच्चा? नो सर। नो सर। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, इसका हम थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए अब आप लोग ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।